हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम बी की तरफ से आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सीआरपीएफ की कांस्टेबल ट्रेडमैन की 9000 से ज्यादा जो पद हैं उसकी जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है कब की। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि जैसा कि आप ट्रेडमैन का फॉर्म भरोगे इसमें, जिसका कि ग्रेड जो पे है वो 3 है, अच्छी खासी इसमें सैलरी है, महिलाओं पुरुष दोनों के लिए है। ओके, इस बार जो इसका पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। सेम ये लोग क्या कर चुके हैं, अब एसएससी के हिसाब से, जैसे एसएससी एमटीएस होता है उसी के हिसाब से 2021 में जो होता आया है एमटीएस, जैसा कि आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, बस इसमें इन्होंने क्या कर दिया कि आप इंग्लिश और हिंदी में से एक सब्जेक्ट ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने सेम ऐसा कर दिया, जब तक जो लास्ट भर्ती थी सीआरपीएफ की 2017 वाली, उसमें जो पेपर होता था ना वो आपके ट्रेड के हिसाब से आता था पेपर। जैसे आपने मैसन भरा है तो आपका मैसन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आपने वेल्डर भरा है तो आपको वेल्डर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते थे। तो यहाँ पे जो 2023 की भर्ती है उसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे जो कांस्टेबल ट्रेडमैन है उसके जो पद हैं उन सभी के लिए पहली बात तो यहाँ पे इन्होंने आईटीआई खत्म कर दिया। आईटीआई सिर्फ अभी किसके लिए है, मैकेनिक मोटर व्हीकल। उसकी पद भी बहुत कम है, आप 500 से ज्यादा पद उसमें नहीं देखोगे। तो रेस्ट जो आपकी जो वैकेंसीज बचती है, जैसे कि हम लोग 8500 की बात करते हैं तो उसमें कोई आईटीआई नहीं है। आप बगलर की बात करो, आप पेंटर की बात करो, आप जिसमें मोची है, सफाई कर्मचारी है, उसमें वाटर कैरियर है, टेलर है, तो उसमें किसी में भी आपके लिए आईटीआई नहीं मांगा हुआ है। लेकिन आपका ट्रेड टेस्ट होगा जिसमें आपको ये काम आना चाहिए जिस काम के लिए आपने भरा है। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो में ना हम आज ये देखेंगे कि पिछले बार का 2017 का जो पेपर था वो किस प्रकार से उसमें क्वेश्चन आए थे। मैं आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन दिखाऊंगा जो कि आपके क्वांट यानी कि मैथ्स के होंगे, रीजनिंग के होंगे, तर्क शक्ति जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश के होंगे, और अंत में मैं यहाँ पे आपसे सामान्य जागरूकता के जो प्रश्न है वो यहाँ पे दिखाऊंगा, उन सभी के उत्तर दिखाऊंगा, उन सभी का यहाँ पे सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस बार की जो 2023 की जो भर्ती है, 2023 की भर्ती में क्या बोला गया है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 2023 की भर्ती है उसमें ये बोला गया है कि आपके जो यहाँ पे प्रश्न होंगे वो देखिए, ये आपको इजीली दिख रहा होगा कि यहाँ पे आप देख रहे हो 25-25 का जो यहाँ पे आप देख रहे हो जो उन्होंने सेक्शन बना के रखा हुआ है। देखिए ये है आपका 25-25 आपके सभी में क्वेश्चन है जो कि आपका यहाँ पे आप देख सकते हो। ये है आपका जनरल इंटेलिजेंस जिसे हम बोलते हैं, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश या फिर हिंदी, इनमें से एक ले सकते हो आप लोग। इन्हीं के एक एक मार्क्स का एक है और 2 घंटे का यानी कि 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। ये सबसे अच्छा मुझे लगा कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन के लिए आपको 120 मिनट मिलेंगे जो कि बहुत अच्छा है। ओके, आप एमटीएस में देखोगे तो आपको 1.5 घंटा मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता है। एसएससी में आप देखोगे तो इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो ऑब्वियसली मेरिट हाई भी जाएगी। मेरिट का जो मैंने इसका पिछले साल की जो 2017 की मेरिट है, मैंने यहाँ पे इसका एक वीडियो बना रखा है, वो भी जाकर आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए हम लोग इस पूरे पेपर को आज सॉल्व करेंगे, देखते हैं यहाँ पे कैसा पेपर आया था। चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रीजनिंग से। पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये है डेविल, DEVIL, ABSFI और OTHER। देखिए यहाँ पे ये D है, ये E है, VIL। तो D का यहाँ पे A है, E का यहाँ पे B है, V का यहाँ पे S है, I का यहाँ पे F है और L का यहाँ पे I है। तो आप देख रहे हो ABCD यानी कि +3। फिर आप देख रहे हो B से, तो ये हो गया आपका CDE यानी कि +3। तो यानी कि S देख रहे हो, ये STUV +3, तो यानी कि +3 वाला हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इसका यहाँ पे वो वर्ड आना चाहिए जो कि +3 में आएगा। तो क्या होगा आपका L, यहाँ पे आएगा L, क्योंकि यहाँ पे आप 3 से करोगे LMNO, तो +3 हो गया। फिर T का यहाँ पे क्या आएगा, देखो L के आपको सिर्फ 2 ही मिलेंगे ऑप्शन, तो Q आएगा, QRST, तो यहाँ पे आ गया आपका Q। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका फर्स्ट वाले का आंसर, यहाँ पे आपका C हो जाता है, क्योंकि आपने 2 ही देखने, बाकी नहीं देखने। जब आपको LQ मिल गया तो LQ तो कहीं भी नहीं है, तो हो गया, सीधा आपने आगे बढ़ना है। चलिए देखिए ये सीधा है मणिपुरी, यानी कि मणिपुरी जो है मणिपुर में, मणिपुरी एक डांस है। ओके, मणिपुरी एक डांस फॉर्म है जो कि मणिपुर में होती है। उसी प्रकार से आपने बताना है जो कथकली है वो आपको कहां पे मिलेगी। तो कथकली कहां पे होती है, तो कथकली यहाँ पे होती है केरल में। ओके, कथकली यहाँ कहां पे होती है, केरल में। आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, ये होती है केरल में। चलिए ठीक है, अब तमिलनाडु में भरतनाट्यम आप देख लोगे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे हैं, कुचिपुड़ी आपको मिलेगा। ठीक है, भरतनाट्यम में कुचिपुड़ी, ऐसे बहुत सारे हैं, वो सब आपको लर्न करने पड़ेंगे किस स्टेट से। यक्षगान हो गया, तो इसका तो आंसर केरला है, ये आप लोग ध्यान रखना, कथकली से।
चलिए अगला है, यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थर्ड में आपको इजीली क्या मिल जाएगा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, 25, 100, 36। अब क्या आएगा, 25 होता है 5 का स्क्वायर, 100 10 का स्क्वायर होता है, यानी कि 5 का स्क्वायर फिर उसके डबल का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 6 का स्क्वायर फिर इसके डबल का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 144। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, 144 हो जाएगा। 121 किसका होता है, 11 का होता है। 169 किसका होता है, 13 का होता है। 196 किसका होता है, तो 14 का स्क्वायर होता है। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हमारा आंसर ए हो जाता है। चलिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, टीचर स्टूडेंट पॉन्टिफ। यहाँ पे देखिए टीचर का जो संबंध है वो स्टूडेंट से है, ठीक है। टीचर को क्या बोला है इन्होंने, शिक्षक हो गया, तो यहाँ पे छात्र, ठीक है। शिक्षक किसको, शिक्षक जो छात्र होता है वो किससे पढ़ता है, जो छात्र होता है वो शिक्षक से पढ़ता है। तो पुजारी, पुजारी को फॉलो कौन करता है, तो क्या अनुयायी, अनुयायी तो धर्म के होते हैं, फॉलोवर जो होते हैं वो धर्म के होते हैं। पादरी, पादरी तो खुद एक क्या होता है, पुजारी होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो। डीटी ये हो गया देवता। तो यहाँ पे शिक्षक छात्र को पढ़ाता है, तो वैसे ही पुजारी का क्या होता है यहाँ पे, शिष्य होता है। ये आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्विमिंग कहाँ पे होती है, रिवर में होती है। उसी प्रकार से हाइकिंग यानी कि चढ़ाई कहाँ पे होती है, तो स्विमिंग देखिए यहाँ पे रिवर में होगी, तो हाइकिंग कहाँ पे होगी, पर्वत में होगी। सड़क में तो आप हाइकिंग करोगे, सड़क में तो चलोगे, तालाब में तैरोगे, सागर में भी तैरोगे, तो ये तीनों नहीं होते, यानी कि हमारा आंसर हो गया ए, ठीक है। हिंदी में भी लिखा हुआ है, देखो समझ में नहीं आएगा तो हिंदी में मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे बोल रहा है बेमेल को अलग करें, ठीक है। ऑड वन आउट यहाँ पे सिंपली बोला है इन्होंने। तो देखिए 1625, 64 और 8। देखिए 4, ये जो 8 होता है ना, ये किसका, क्या स्क्वायर है, किसी का नहीं है। ये किसका है, क्यूब, 2 का क्यूब है। 2 2 जा 4, 2 जा 8। ये 64 किसका है, ये आप देखोगे 4 का क्यूब। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 625 किसी का क्यूब है, नहीं है। 10 है किसी का क्यूब, ये 1000 है किसी का क्यूब 10 का। तो तीनों क्यूब वाले हैं, ये होता है 25 का स्क्वायर। तो ये 3 क्या है, क्यूब वाले हैं, और एक क्या है, स्क्वायर वाला है। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे, आपका आंसर क्या होता है, आंसर हो गया यहाँ पे 625, क्योंकि ये क्या है 25 का स्क्वायर है। चलिए यहाँ पर भी दोबारा से आपको ऑड वन आउट करना है, यानी कि आपने बेमेल को अलग करना है। तो बेमेल को अलग करने के लिए आप क्या करेंगे, ये देखिए सीपी, सी और पी में कितना अंतर है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। तो यहाँ पे 13 का अंतर मिलेगा। एफ और आर में एफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। तो यहाँ पे कितने का अंतर आ गया, 12 का अंतर आ गया। अब डी और क्यू में अंतर कितना है, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। तो यहाँ पे भी 13 का है। और बी और ओ में भी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, तो यहाँ पर भी 13 का है। तो आप देखोगे सिर्फ बी वाले में आपको 12 का अंतर मिलेगा, तो ये अलग है बाकी सबसे। ओके चलिए इसमें भी आपने बेमेल को अलग करना है। तो देखिए किंग और क्वीन आप देख रहे हो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो यहाँ पे किंग क्वीन बिल्कुल ठीक है, राजा रानी बिल्कुल सही है। प्रिंस और प्रिंसेस बिल्कुल ठीक है, राजकुमार राजकुमारी, ठीक है। विच और वैम्पायर, चुड़ैल और पिशाच। देखिए वैम्पायर ना, वैम्पायर आप समझना ये लेडीज भी हो सकती है, ये जेंट्स भी हो सकता है। तो चुड़ैल ही होती है, वुमेन ही होती है, लेकिन पिशाच आपकी लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकती है। तो हीरो हीरोइन ये दोनों बिल्कुल, ये है फेमिनिन और मैस्कुलिन, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये सी वाला बिल्कुल क्या है, खराब है, क्योंकि वैम्पायर का मतलब सिर्फ मेल और फीमेल, मेल ही नहीं होता या फिर फीमेल ही नहीं होता, दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये सी वाला है आपका यहाँ पे अलग। चलिए अलग है। अब यहाँ पे आपने बताना है कि अंग्रेजी का जो शब्दकोश होता है, ठीक है, अंग्रेजी का जो शब्दकोश होता है जिसे हम बोलते हैं डिक्शनरी, तो डिक्शनरी के हिसाब से आपने इन वर्ड्स को लगाना है। तो आप देख रहे हो, आपने जब डिक्शनरी आप देखते हो ना, तो वहां पे जैसे ए वाला पहले आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है। दूसरा वाला में अगर ए है तो ये भी पहले आएगा, इसमें भी अगर ए है फिर बी है फिर यहाँ पे सी है, तो ये वर्ड भी पहले आते हैं। तो याद रखना वी सब में, वी सब में कॉमन है, तो वी हम देखेंगे नहीं। ओ, ओ दूसरा वर्ड देखेंगे, ओ भी सब में कॉमन है। अब देखो यहाँ पे तीसरे वर्ड में बहुत अलग है, तो आपको पता है सी पहले आता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना सी पहले आता है, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा आएगा आपका, 3 आएगा। ये आ गया आपका, यहाँ पे या तो ये होगा या तो ये होगा। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड देखना है बस आपने, फिर आपने क्वेश्चन ही नहीं करना, क्योंकि बाकी सारे क्या करोगे आप करके। तो या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा, तो 2 देख लीजिए, ठीक है। सेकंड नंबर में कौन आएगा, या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा। देखिए एल पहले आता है या आई पहले आता है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई,
तो आई पहले आता है, तो यानी कि 2 पहले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या आने वाला है, 9 वाले का यहाँ पे आपको बी राइट मिल जाएगा, बाकी आपने सॉल्व ही नहीं करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर आपने किसके हिसाब से लगाना है, आपने डिक्शनरी के हिसाब से लगाना है। अब देखिए बी डबल ई बीई और बी डबल ई, ठीक है, तो ई वैसे भी पहले आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, तो ये तीनों पहले तो हम ये करेंगे, तो ये तीनों ही है। ठीक है, अब यहां पे देखना कि यहां पे जो बी डबल ई है, ठीक है, बी डबल ई के बाद ये तो वैसे भी सबसे लास्ट में आएगा, तो 3 वाले को सबसे लास्ट में कर देंगे अगर हम, तो यहाँ पे आपको जो आंसर मिलेगा वैसे भी ए ही मिल जाएगा, डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। अगर वैसे भी नहीं करना तो यहाँ पे आप कर लो, तो बी तीनों में सेम है, बिल्कुल तीनों में सेम है। अब देख लो सबसे पहले कौन सा आता है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो एन पहले आएगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 4 वैसे भी आ गया, फिर आपका आर उसके बाद आता है, बिल्कुल आएगा, 2 आ गया, फिर आपका 1 आएगा, फिर आप तो आपका लास्ट में आ ही रहा है। ठीक है, तो ये वैसे भी हमने कर दिया। चलिए अब आ गया यहाँ पे आपका एक तरीके से अल्फाबेटिकल सीरीज, तो एफ एल ए, एफ देख रहे हो आप, फिर जी, फिर एच, फिर आई, फिर क्या आएगा यहाँ पे जे आएगा, एल एम एन ओ, फिर क्या आएगा यहाँ पे पी आएगा, तो जेपी। बस 2 देखो और आगे बढ़ जाओ। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 4 7 13, देखो सबसे पहले आपने इनके बीच में अंतर देखना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसमें आपने यहाँ पे अंतर देखना है। अंतर देखोगे आप क्या करोगे, 4 5 6 7, 3 का है 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे 6 का है, फिर यहाँ पे आप करोगे तो कितने का हो गया, यहाँ पे 9 का हो गया। अब आप क्या करोगे, 3 का हो रहा है प्लस, तो यहाँ पे 9, अब आप क्या करोगे 12, तो 22 प्लस 12 कर दो, कितना हो रहा है, तो 2 2 जा 4 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 34। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। अब 34 के बाद आप देख भी लेना कि अब कितना आएगा, 15 तो आएगा, 34 से प्लस करने में 49 आ रहा है, तो बिल्कुल आपकी ये सीरीज भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 34 राइट आंसर। चलिए अब आ गया आपका 2 3 5, इसमें भी सेम प्लस वाला ही हो रहा है सिनेरियो। देखो यहाँ पे ये जो 2 है, ठीक है, ये जो 2 है आपका, ये देखिए 2 के बाद 1 का अंतर है, फिर यहाँ पे 3 4 5 ये 2 का अंतर है, फिर ये आ गया आपका प्लस का अंतर हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका 9 से 17 हो गया, तो यहाँ पे आपका 8 का अंतर आ गया। आप देख रहे हो डबल हो रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे डबल हो रहा है, तो यहाँ पे 4 का 8, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, तो 17 प्लस 16 कर दो, कितना आएगा 33। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका आंसर 33 हो गया आपका राइट आंसर। चलिए अगला देखिए यहाँ पे, फिर आपका आ गया अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो आप देख रहे हो सी आ गया, फिर आ गया आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच प्लस 5 एच आई जे के एल एम, फिर यहाँ पे दोबारा से आप देखोगे प्लस 5 करोगे तो यहाँ पे आपको एम मिल जाएगा, एन ओ पी क्यू आर, ये हो गया आपका यहाँ पे प्लस 5 आर, फिर प्लस करना आर, एस टी यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ पे आपको डब्ल्यू वाला मिल जाएगा। तो डब्ल्यू वाला कौन सा है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, डब्ल्यू यू भी है, तो यहाँ पे यू भी लिख लो क्योंकि यू तो ऑप्शन में है ही। अब वाई आया है जेड आएगा, देखो ए बी सी डी ई एफ, देखो सब में प्लस 5 ही हो रहा है, तो यहाँ पे सीधा आपने क्या करना है टी पे प्लस 5 करना है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वाई वाला 14th वाला राइट आंसर यहाँ पे आपका होने वाला है। ये आपका 14th वाले का क्या हो जाएगा डब्ल्यू यू और वाई। ठीक है, 5 का आ रहा था ना डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पे ए का मतलब इन्होंने बोला है 1 और बी ए डी का मतलब बोला है यहाँ पे 7। देखिए जब आप ए बी सी डी लिखे पूरा सी डी ई एफ, मैं पूरा नहीं लिखूंगा। ठीक है, आप देखोगे इसको 1 2 3 4 5 6 7, इसको 7 बोलते हैं। देखिए ए की कहाँ आता है, ए 1 पे आता है, तो यहाँ पे इन्होंने 1 लिखा है। बी ए डी, अब देखो बी किस में आता है 2 में, ए आता है 1 और डी आता है 4, तो इनको प्लस करो 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 आ रहा है बिल्कुल। अब एच ए टी कर लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो एच का आ गया 8, ए का आ गया यहाँ पे आपका 1, टी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस और टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 प्लस 1 प्लस 8 यानी कि 29, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया 29 राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। चलिए अब आपको डी बोल रहा है 2 है, एफ बोल रहा है यहाँ पे 3 है। ठीक है, डी बोल रहा है 2 है। अब डी की वैल्यू देखो ए बी सी डी ई एफ जी 1 2 3 4 5 6 7, बी की वैल्यू डी की वैल्यू कितनी बोल रहा है यहाँ पे 2 बोल रहा था, यानी कि इसने क्या कर दिया इसकी वैल्यू को डिवाइडेड बाय 2 कर दिया।
एफ की वैल्यू को 3 बोल रहा है, एफ की वैल्यू 6 होती है, डिवाइडेड बाय 2 करो 3 होता है, यानी कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि बी की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देना, प्लस ए की वैल्यू 1 है, बिल्कुल जी की वैल्यू निकाल लो, ए बी सी डी ई एफ जी, तो यहाँ पे कितना हो गया 7, तो 7 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया 10, 10 को आधा कर दो तो वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ पे, सी वाली हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये वाले क्वेश्चन ना थोड़े हार्ड हो जाते हैं, ये वाले क्वेश्चन भी अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, वैसे भी ये क्वेश्चन आपको थोड़े मैं यहाँ पे इनको पहले सॉल्व कर दूंगा, फिर आपने इसको धीरे धीरे यहाँ पे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे 3 ही दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आपको ज्यादा यहाँ पे मैं दिखवा दूंगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फेथ को हमने क्या लिखा है, पहले हम लोग लिख लेते हैं, पहले लिख लेना क्योंकि आपके पास टाइमिंग बहुत रहेगी। देखो यहाँ पे लिख लो FAITH, फेथ को यहाँ पे लिखा है इन्होंने 8 2 7 3 1। ठीक है, फिर इन्होंने लिखा है हैबिट HABI और T, हैबिट को लिखा है इन्होंने 1 2 5 7 और 3। अब 2 ही देख लोगे तो तीसरे का आपको अंदाजा निकल जाएगा, बिलीफ। अब यहाँ पे लिखो बिलीफ, BELIEF। बिलीफ का क्या करोगे आप, देखो सबका सेम होता है, यहाँ पे देख रहे हो आप, ए का मतलब यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है, यानी कि हम यहाँ पे जो हम देख रहे हैं पूरा का पूरा सही देख रहे हैं। टी का मतलब 3 है, तो यहाँ पे टी का मतलब भी 3 है। तो पहले तो आप निकाल लो बी, तो बी कहाँ पर है, तो यहाँ पे सबसे पहले बी देखोगे आप, तो यहाँ पे कहाँ आएगा बी, ये देख रहे हो बी, तो बी का यानी कि 3 नंबर हो रहा है, तो यहाँ पे 5, तो यहाँ पे क्या करना है सबसे पहले आपने 5। ई कहाँ पे आ रहा है, ई ये देखोगे आप, ये आ रहा है सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे आ गया 9, तो यहाँ पे 9 हो गया। एल, ठीक है, एल भी आप कहाँ देखोगे, ये आ रहा है चौथे नंबर पे, तो यहाँ पे आ गया आपका 4 5 9 4। फिर आप देखोगे आई, तो ये आ गया तीसरे नंबर पे, तो यानी कि 7 हो गया, तो यानी कि 7 हो गया। ई आप देखो यहाँ पे कहाँ आ रहा है, तो ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो यानी कि दोबारा से 9 आ रहा है। ओके, और एफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एफ कहाँ पर है हमारा, सबसे पहला है, तो यहाँ पे हो गया हमारा 8, तो ये क्या नंबर आ रहा है हमारा 594798, 594798। तो कौन सा है आंसर 594798, तो बिल्कुल हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। ऐसे करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेशनल कैन बी रिटर्न एज। अब देखिए पूरा आंसर पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। ओके देखिए, नेशनल कैन बी रिटर्न एज, ये देखिए कैसे लिखा हुआ है, डोमेस्टिक को हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए पहले मैं लिख देता हूं, 2 घंटे में करना है ना नेशनल। फिर आप देखोगे यहाँ पे LNAANTOI, अब क्या हुआ देखोगे आप, तो नेशनल को उसने ऐसे कैसे लिख दिया, तो आप देखो यहाँ पे क्या करा इसने, नीचे से स्टार्ट करा कि नहीं करा, देखो एक लास्ट का वर्ड फिर यहाँ पे उसका वर्ड, तो हम क्या करेंगे डोमेस्टिक। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहला वर्ड देखो यहाँ पे, ये पहला वर्ड आया, ओके ये पहला वर्ड आया, फिर यहाँ पे इसने इसको डाल दिया, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा सी और यहाँ पे डी डाल दूंगा, ये दिख रहा है आपको। अब फिर इसने क्या करा, यहाँ पे ए और ए, अब देख रहे हो यहाँ पे ये वाला ए यहाँ लाया, फिर ये वाला ए यहाँ लिया, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं आई और फिर ओ कर दूंगा। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है इसने क्या करा एन और टी, तो यानी कि यहाँ पे लिखा इसने एन और यहाँ पे आ गया टी, तो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, आप आपके पास क्या हो चुका है, ओ भी हो चुका है, आई भी हो, यहाँ पे टी करोगे और यहाँ पे एम करोगे, ये हो गया आपका टी और एम। फिर आपको यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे आपका एस और ई, तो क्या आ गया आपका यहाँ पे देखो CDIOT, CDIOT, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, आप देख रहे हो सीधा 18 का आपका बी राइट आंसर हो गया। चलो अगला है, ये बोल रहा है एक क्लास में जो सोहन की रैंक है वो 17 है ऊपर से, ये ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो यहाँ पे है आपका कौन, ये हो गया आपका सोहन, और नीचे से भी ये कितना है 28वां है, ठीक है। तो 28वां नीचे से भी यहाँ पे मैं ऐसे इमेजिनरी है कैसे खींच देता हूँ, ठीक है, ये मान लो ये 28 लाइन है, तो 28वां ये नीचे से है, या तो 28वां या तो 17वां है, ठीक है। तो यानी कि कितने हैं क्लास में बच्चे, तो पहले तो ये गिन लो भाई, 28वां नीचे से था ना, तो ये तो 28 बच्चे होंगे, और ऊपर से 17वां नंबर पे था, तो ये दोनों अब देखना है यहाँ पे कि भाई 28वां भी यही है 17वां भी यही है, तो हम या तो 28वां लेंगे या तो 17वां लेंगे, इनमें से एक माइनस हम कर देंगे, क्योंकि ये दोनों है, या तो आप ले लो 27 + 17, या तो आप ले लो 28 + 16, एक ही बात है, या तो आप -1 कर दो, क्योंकि 28 भी यही है 17 भी यही है,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या कर देंगे, ये 27 प्लस 17, तो यहाँ पे 7 7 जा 14, 2 3 4, तो यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे आपको 44 बच्चे देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब ये देखिए वरुण ने कहा, देखिए यहाँ पे सिंपल है, वरुण ने कहा दैट बॉय इज द ग्रैंडसन ऑफ माय। देखिए वरुण, पहले तो वरुण लिख लो, वरुण ने बोला माय मदर्स हस्बैंड, ये मेरी मदर है और उनके जो हस्बैंड है यानी कि वो क्या हुए उसके, वो हुए उनके पति यानी कि मेरे पिता। तो ये बोला है दैट बॉय इज द ग्रैंडसन, दैट बॉय इज द ग्रैंडसन यानी ग्रैंडसन, और आई हैव नो ब्रदर यानी कि इसके कोई ब्रदर नहीं है। तो इसने बोला कि वो जो लड़का है वो मेरे माता का, ठीक है, मेरे माता के जो पति है उनका क्या है, वो क्या है उनका यहाँ पे ग्रैंड चाइल्ड है। तो यानी कि आपको पता होगा दैट बॉय, इसका नाम रख देते हैं हम दैट बॉय, वो बच्चा, ठीक है। तो अब उसको पता है आपको कि वरुण के अलावा इनकी कोई संतान ही नहीं है, तो ये किसका बच्चा होगा, ऑब्वियसली ये वरुण का ही बच्चा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लड़के का वरुण से क्या संबंध है, तो लड़का क्या है वरुण का, तो लड़का है बेटा, ठीक है, ये बी हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फॉर्म बाय वर्ड मर्चेंडाइज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। तो मर्चेंडाइज तो मैक, MECH, बिल्कुल पहला वाला बन रहा है, ओके, तो ये गलत हो गया। डाइस तो यहीं पर ही आ रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी नहीं होगा। चार्म, CHARM, CHAR और M, बिल्कुल ये भी बन रहा है, तो यानी कि यही नहीं बन रहा होगा क्योंकि यहाँ पे G नहीं आ रहा है, देखो G है कहीं भी, तो G कहीं भी नहीं है, तो यानी कि चेंज नहीं बन रहा है किससे, मर्चेंडाइज से। चलिए अगला क्वेश्चन है, 378 को हम लिख रहे हैं 837, 245 को हम लोग लिख रहे हैं 524। तो देखो पहला वाला आ रहा है यहाँ पे, फिर इसके बाद वाला आ रहा है बीच पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहला वाला आ रहा है सबसे, देखो सबसे लास्ट वाला आ रहा है ये, फिर ये जो आपका सबसे पहला वाला है ये जा रहा है सेकंड नंबर पे, तो यानी कि 74। तो 74 वाला कौन सा है, मिल गया आपको 74 वाला, तो 22 का आपको मिल जाएगा बिल्कुल ए, तो आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है 23वां। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ट्रेडमैन का पेपर है, कोई इतना बड़ा पेपर तो है नहीं कि आपको बहुत बड़ी यहाँ पे तोप चलानी पड़ेगी, तो आपको बहुत हैवी क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा नहीं होता। सिंपल से देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, 358, या तो ऐसे करके देख लेना या फिर ऐसे करके देख लेना। देखो 3 × 6 कितना होता है, 18। ये भी देखना कि ये भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सबको देखना, ऐसा नहीं कि आपने एक कर दिया आप दूसरा अपने हिसाब से कर दिया, दोनों को देखना तब जाके तीसरा करना। 8 5 जा 40, तो यानी कि 5 4 जा 20, तो हमारा क्या हो गया आंसर 20 हो जाता है। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 24वां क्वेश्चन आप देखोगे 8 2 6, ओके 8 2 6 हो गया, फिर 2 4 क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, आप देखो यहाँ पे ऐसे में देख लो या फिर ऐसे में देख लो, ऐसे में देखा नहीं हुआ हमसे, तो यहाँ पे देखेंगे हम 8 2 5, 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40 और 40 × 2 80 आ गया सही। 2 6 जा 12, 12 × 4 48, तो 6 8 जा 48, 48 इंटू कितने से करेंगे कि हमारा 240 आ जाए, तो 48 × 5 करो, 5 8 जा 40, 5 और 20 24, तो यानी कि बिल्कुल हमारा हो गया राइट आंसर 5। ठीक है, ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे अब ये बोल रहा है यहाँ पे कि आपने बताना है अब इसमें से कौन सी आकृति सबसे सूटेबल है किस चीज के लिए, जो ये बता रही है वो आपको कि बर्ड्स हो गया, क्रोज हो गया, ईगल हो गया। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखिए पक्षी, कौवे और बाज। देखिए पक्षी एक हो गया ये, अब पक्षी के अंदर में कौवा भी आएगा और बाज भी आएगा, तो यहाँ पे हमारा सबसे सूटेबल कौन सा है, ये वाला है। देखिए पक्षी कौवे और बाघ तो अलग अलग नहीं है ना, बाज, ठीक है, ये मिले हुए भी नहीं है क्योंकि आपको पता है पक्षी के अंदर आते हैं दोनों, पक्षी के अंदर आते हैं दोनों, पक्षी के साथ मिलते भी नहीं है, पक्षी के साथ अंदर पक्षी हैं वो दोनों। पैरट भी होता तो वो भी इसके अंदर में आता, पैरट भी होता तो यहाँ पे आ जाता, ठीक है, गौरैया भी होती तो वो यहाँ पे आती है, पक्षी के अंदर आते हैं, तो ये आपने ध्यान देना कि अलग अलग इसलिए नहीं हो सकते। चलिए ये हमारा यहाँ पे ना रीजनिंग खत्म हो गया, अब देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या आता है, अब मैथ्स आती है। ठीक है, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए मैथ्स कैसी आती है देख लेना। ये सारे के सारे क्वेश्चन सीआरपीएफ कांस्टेबल के हैं, जो कि मैं कांस्टेबल से लेके आया था। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा, तब तक आप ये वाला देखो न्यूमेरिकल एबिलिटी में द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट, यूनिट डिजिट निकालना आता होगा। मैं पूरा का पूरा यहाँ पे आप लोगों को प्रोसीजर नहीं समझाने वाला कि ये ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखा दूंगा।
ठीक है। सॉल्यूशन कैसा लगेगा आपको या फिर कैसे चीजें हैं आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो, तो मैं जरूर उसका आगे यूज करूंगा। तो द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट, यूनिट डिजिट के लिए हमने सबसे लास्ट, यूनिट डिजिट क्या होती है, सबसे पहली वाली डिजिट, जिसको थोड़ी बहुत मैथ आती है उसको पता है यूनिट डिजिट का मतलब होता है पहले डिजिट। जैसे यहाँ पर है 1 2 3, तो अगर मैं आपसे बोलूंगा यूनिट डिजिट कौन सी है तो वो 3 होगी। देखिए यूनिट डिजिट के लिए ना आप सिर्फ लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना, यूनिट डिजिट के लिए पूरा करने की जरूरत नहीं है। उनको ये पता है कि भाई ये पूरा करोगे 10 मिनट तो इसी में लग जाएंगे आपके, 10 मिनट तो आपके इसी में लग जाने, तो ये पूरा का पूरा नहीं करना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान देना यहाँ पे। आप क्या करोगे, 4 8 जा 32, लास्ट में क्या आया 2 आया, 2 को फिर करना 7 से, 2 7 जा 14, अब क्या हुआ लास्ट में 4 आया, 4 को फिर आपने करना है 3 से, तो यहाँ पे आया 4 इंटू 3, लास्ट में क्या आता है 2, 12 आ रहा था ना, तो 12 2 आ रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा यूनिट डिजिट, हमारा हो जाएगा यूनिट डिजिट 2। ओके, तो ये हो गया आपका यहाँ पे राइट आंसर। जिन्होंने करा है उनको पता होगा कि सर ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हम पूरा समझाएंगे तो वो नहीं हो पाएगा। अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 7 की वैल्यू 95, 3 की वैल्यू 58 और 5 की वैल्यू 11। पहले तो आप ये कर लो, देखो जब भी जो पावर होती है ना उसको डिवाइड करना 4 से। अगर 95 को डिवाइड करोगे 4 से तो कितना आता है, 4 2 जा 8, 4 3 12, यानी कि 7 की पावर बची यहाँ पे 3। ओके, ये आप करना, क्योंकि 7 इंटू 95 आप नहीं कर सकते हो। कब तक करोगे 7 इंटू 95, पूरा 2 घंटा निकल जाएगा, तभी भी नहीं हो पाएगा। 3 की पावर 58 करो, 58 को आपने डिवाइड करना है 4 से, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 17 18, यानी कि 3 की पावर बची यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी 3 की पावर 2। ओके, तो यहाँ पे 2 बचा। अब 5 की पावर 11, तो 4 2 जा 8, यानी कि 5 की पावर बची यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 7 की पावर 3 बची। तो यूनिट डिजिट पूछा है इन्होंने, यूनिट डिजिट पूछा है अभी तक, ठीक है। तो 7 इंटू 7 करोगे तो लास्ट में कितना आएगा, 7 7 जा 49, लास्ट बचा 9, फिर 7 9 जा 63, लास्ट बचा 3, तो यहाँ पे आपका आ गया 3 माइनस 9 इंटू क्या हुआ यहाँ पे आप देख रहे हो 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि आपका 5 का तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा बिना आंख, चाहे 5 को इन्होंने यहाँ पे 500 बार भी लिख दिया हो पावर, सिर्फ 5 ही करना, हमेशा 5 ही आता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, 3 माइनस 9 कितना हो गया, यहाँ पे आपको 4 मिल जाएगा, इंटू 5 करोगे तो यहाँ पे 0 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 0 ही इसका राइट आंसर देखने को मिलता है। चलिए तो आगे हम लोग करते हैं। देखिए 60 की स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो 60 का स्क्वायर कितना हो गया 3600, ओके, और माइनस 30 का स्क्वायर तो यहाँ पे हो गया 900 इजिकल्स टू 10 इंटू एक्स। ओके, अब देखो 3609 2700 बचा, ये 10 यहाँ पे नीचे आ जाएगा और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 270। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन आता है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा है। अब देखिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। थोड़ा यहाँ पे जो पेज ब्रेक हुआ है उसके वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम है। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 99। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा, तो 999 ही होगा। अब इस 999 को ना डिवाइड कर देना 99 से, 91 से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो 3 डिजिट नंबर है ये वाला 999, इसको डिवाइड करना आपने 91 से, और जब आपका रिमाइंडर आएगा वो उसको डिवाइड, इसको आप माइनस कर देना इससे। तो यहाँ पे देखोगे आप 91 1 जा 91, तो यहाँ पे कितना बचा 89, ठीक है। तो सिंपली 91 से 89 तो कटेगा नहीं ना, पॉइंट में हमें काटना नहीं, तो 999 में से 89 माइनस कर देना, वही आपका डिविजिबल होगा किससे 91 से, ठीक है। ऑब्वियसली आपको पता है 910 ही होगा, 10 से जाएगा जो, ठीक है, 910 ही आपको पता है ना, यही आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 910 ही जाएगा, तो यहाँ पे आप 89 वो भी करोगे तो 910 ही आएगा। तो यहाँ पे 910 है सबसे बड़ी संख्या जो कि 91 से जाएगी, 3 डिजिटों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 91 से जाएगी, दैट इज 910। चलो अगला देखो यहाँ पे, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1160 so that the number is divisible by 8। देखिए 1160 को सिंपली आपने डिवाइडेड बाय 8 करना है। सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी उन्होंने क्या कर दिया, घुमा दिया। हिंदी में देख लो, 1060 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि संख्या 8 से विभाज्य हो, यानी कि वो क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे आपको सिंपली वही करना है, इसको डिवाइड कर दो आप 8 से, जो रिमाइंडर आएगा उसे आप इससे काट देना, ठीक है। रिमाइंडर को ही लिख देना वैसे तो वहां पे। तो यहाँ पे क्या पूछा इन्होंने, देखिए आप यहाँ पे
ये हो गया आपका यहाँ पे 8। तो यहाँ पे सिंपली इसे काट दो आप, तो क्या हो गया देखिए 8 1 जा 8, 9 10 11 36, 8 4 जा 32, ठीक है। तो 32 का आ गया यहाँ पे आ गया आपका 40, तो 8 5 जा 40। तो यहाँ पे कोई चीज हो ही नहीं रही, यहाँ पे कोई चीज कुछ चीज सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं आपने, ये बिल्कुल सही है, ये पूरा का पूरा जा रहा है। तो यहाँ पे 0, क्योंकि रिमाइंडर क्या आया आपका 0, रिमाइंडर 5 आया था तो यहाँ पे आपको 5 घटाना पड़ता है इसे तभी जाता, तो 5 वहां पे आप करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 0 आया रिमाइंडर, तो वहां पे आपने 0 करना है। चलिए अगला आ गया आपका क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये थोड़ा हार्ड लगा मुझे इसमें, ठीक है, सिंपली आप लोग उसको समझ लेना। देखिए 42 है प्लस 62 है प्लस 82 है, बीच के हमें नहीं पता टर्म कितने हैं, वैसे भी मैं बता देता हूँ, अगर वैसे भी कर लोगे लॉन्ग टर्म में तो 20-20 का अंतर आ रहा है सब में, ठीक है। 20-20 के अंतर से आप 202 देख लेना कब तक आ रहा है, तो आपकी टर्म वैसे भी निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग याद रखना कि टर्म निकालने का मैं आपको बहुत एक सिंपल टर्म बताऊंगा। देखिए टर्म निकालने के सबसे पहले क्या करोगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो आपने करना है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म करोगे, तो लास्ट टर्म करने के बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका फर्स्ट टर्म प्लस n-1, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितनी है 42 है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा n-1, और फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा डिफरेंस, डिफरेंस कितना है यहाँ पे आपका 20। सॉल्व करो उसको, लास्ट टर्म कितनी है 202, ये आ जाएगा माइनस करो 42, और यहाँ पे आ जाएगा n-1, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 20, ठीक है। तो यहाँ पे करो कितना हो गया ये, तो 160 हो गया, 160 को यहाँ पे डिवाइडेड बाय ये कर दो, ये कितना हो गया यहाँ पे आपका n-1, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 2 8 जा 16, ये n-1 है तो यहाँ पे जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी n की वैल्यू 9 हो जाएगी। वैसे भी अगर आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ टर्म तो आपके 20-20 के में तो भी आपका यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब तो 9 तो हमारे यहाँ पे क्या निकल चुका है, नंबर ऑफ टर्म निकल चुके हैं। अब सम क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म का ये सम पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये होता है आपका n/2 a प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे n/2 a होता है आपका पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, ओके। तो यहाँ पे मैं दोबारा से इसको क्लीन करता हूं, तो ये हो गया आपका n+2 a प्लस लास्ट टर्म। ये किसका सम है, ये सम है आपका सम ऑफ 9 टर्म या nth टर्म बोल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सम ऑफ nth टर्म। तो ये जिन्होंने करा है, जिनको थोड़ी बहुत मैथ आती है उनको पता है कि सर हाँ ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आप देखो n, आप n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म कितने निकालते हैं हमने 9 निकालते हैं अपॉन 2, a क्या है आपका यहाँ पे 42 है, लास्ट टर्म क्या है आपके 202 है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। तो कितना हो गया यहाँ पे आपका, करो उसको, ये हो गया आपका यहाँ पे 42 प्लस करोगे तो 4 242, ठीक है। तो 9/2 इंटू 244, अगर आप सिंपली इसको करते भी हो तो यहाँ पे आपका सिंपली आंसर निकल जाएगा कितना, करो उसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 1 2 2/9, तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 19, 9 10 1098, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे राइट आंसर, ओके। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए कोई बात नहीं, अगला करो, द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3 4, ठीक है। पहले वो तो रेशियो है भाई, तो आप उसका आपको एचसीएफ दे रखा है, आपने एलसीएम निकालना है। तो पहली बात तो देखो, ये आपको पता है, ये तो सिंपली ये तो आपने भी करा होगा कि 3x इंटू 4x इज इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम, ये तो फॉर्मूला होता है अगर आपने चीज को निकालना है। अब आपको यहाँ पे पता है ना, आपको यहाँ पे एचसीएफ दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप सब सिंपली आपका क्या होगा, ये x और ये x की वैल्यू यहाँ पे कितनी तरीके इन्होंने h, क्योंकि ये क्या है आपका यहाँ पे आपको एचसीएफ तो 8 मिलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो x ही तो होता है, तो 3 8 जा कितना हो गया 24, ठीक है, और 4 8 जा 32, और एचसीएफ कितना था ये नीचे आएगा, तो ये हो गया 8, एलसीएम यहाँ पे आपका निकल जाएगा 8 4 जा 32, 4 इंटू 24 करो 96, तो यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका 96 हो जाता है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल है, इसे तो आप सभी ने कर दिया होगा, ऐसा कोई इसमें बड़ा इशू है नहीं कि ये इसमें करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। देखिए सिंपल होगा 0.517, ठीक है, फिर नीचे आएगा आपका यहाँ पे 00517 पॉइंट, ऊपर के पॉइंट नीचे लगा दो, कितना आ गया 3 0, नीचे के पॉइंट ऊपर लगा दो, कितने 5 0, 3 4 5, अब ये हटा दो, 0 0 यहाँ पे हटा दो, ये पॉइंट भी हटा दो, तो कितना आ गया 2 0 से 2 0, अब आया 51700 और यहाँ पे आया 517 जा 51700, यानी कि आपका क्या होगा यहाँ पे आंसर 100 हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए 34 क्वेश्चन आपको मिलेगा जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है 0.6 की पावर 4
माइनस 0.5 की पावर 4 अपॉन 0.6 की पावर स्क्वायर प्लस 0.5 की पावर। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं हमेशा, देखिए ऊपर वाले को सॉल्व करो पहले। तो आपको पता है ना a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर आता है यहाँ पे आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको खोल दो, कितना आ गया यहाँ पे आपका 0.6 का स्क्वायर माइनस b कितना हो गया, ये हो गया आपका यहाँ पे 5 का स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पे आपका पॉइंट, फिर आ गया यहाँ पे आपका a का स्क्वायर, तो 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। नीचे तो आपका क्या है, नीचे तो आपका है ही, कितना है आपका नीचे, ये 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, ये आपको पता है। तो यहाँ पे एक काट दो, सिंपली कौन सा कट रहा है, ये वाला कट रहा है, प्लस वाला कट रहा है, तो ये बचा हमारे पास। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ये हो गया 0.36 माइनस 0.25, तो कितना आ गया यहाँ पे 0.11 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आया आपका इफ, यहाँ पे आपको दे दिया 1/3, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। यहाँ पे हम लोग ये बोल रहा है 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/a इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो a की वैल्यू क्या होगी, देखो एलसीएम निकालो सीधा। तो एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पे, देखो 3 2 जा 6, 6a हो गया। अब यहाँ पे कितना आएगा 3, तो 3 2 जा 6 यानी कि 2a आ जाएगा। जिनको थोड़ी बहुत मैथ्स आती है उनको पता है कि सर हाँ ये आएगा। 2 3 जा हो गया, 3a हो गया, प्लस यहाँ पे a है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है 6 है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 5a प्लस 6 अपॉन 6a इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे आपका आंसर देखिए ये कितना आ गया यहाँ पे आपका, इसको नीचे लाएंगे तो 5a प्लस 6 इज इक्वल्स टू सीधा कर दो 24a। ओके, तो ये 6 यहीं पे रहने दो, 24a माइनस 5a अगर आप ये करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 19a। ये 19 को यहाँ पे नीचे ले आना, फिर आपका a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/19। तो ये हो गया आपका यहाँ पे राइट आंसर। आप सीधा इसका वो वैल्यू भी निकाल सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, a का मतलब है 4/5, 4/5, तो यहाँ पे आपने वैल्यू बतानी है 4/7 प्लस 2b माइनस a। तो सीधा कर लेते हैं, a की वैल्यू कितनी है 4 है, b की वैल्यू कितनी है 5 है, सीधा सॉल्व करते हैं। तो 4/7 प्लस 2b, b कितना है यहाँ पे आपका 5 इंटू 5 माइनस a कितना है 4 है, अपॉन 2b कितना है इंटू 5 है, b प्लस 4। ओके, तो कितना करो 4/7 प्लस 10 माइनस 4, 10 प्लस 4, तो कितना आ गया यहाँ पे आपका 4/7 प्लस 6 और 14। देखिए ये सिंपली आ रहा है आपका, सीधा एलसीएम कर दो, कितना हो रहा है एलसीएम, यहाँ पे आ रहा है 14 एलसीएम, तो 2 4 जा 8 और 14 1 जा 8 यानी कि 6, तो कितना आ गया 8 9 10 14/14, तो यहाँ पे कितना निकला हमारा आंसर 1 इज द राइट आंसर। चलिए अगला है, अब यहाँ पे सिंपली बोल रहा है 1/4 ऑफ अ टैंकर होल्ड, ठीक है 135 लीटर ऑफ वाटर। तो 1/4 है तो ये आपसे ले रहा है 135 ऑफ वाटर। ठीक है, व्हाट पार्ट ऑफ अ टैंकर इज फुल इफ इट्स कंटेन 300 लीटर ऑफ द वाटर। तो अब आपने बताना है यहाँ पे कि भाई 1/4 का मतलब क्या है, इसका ये 1 है और ये आपने पूरी कैपेसिटी निकालनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो 1 पार्ट है तो 4 पार्ट कितना होगा इंटू 4 कर दो, 4 5 जा 20, 4 12 13 14 फ्रॉम 4 5 यानी कि 540 है उसकी फुल कैपेसिटी। अब आपने बताने कि अगर वो 300 है तो वो कितना भरा हुआ है, तो सिंपली 300 यहाँ पे ऊपर डाल दो, तो कितना आ गया, ये हो गया 3 से 10 जा 3 1 जा 3 3 जा 24 2 5 जा 10 2 9 जा 18, तो यहाँ पे कितना आ गया 5/9 वो भरा हुआ है। सीधा यहाँ पे आपने फ्रैक्शन निकाल देना है, तो ये दिख रहा है आपको आंसर, ये होगा यहाँ पे आपका 5/9। अगर आप सिंपली से सॉल्व भी करते हो तो आपका यहाँ पे 5/9 आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5/9 है, ठीक है 5/9 देख लो, या फिर 9/5, तो 9/5 तो नहीं आएगा ना, ज्यादा कैसे हो जाएगा, ज्यादा तो नहीं आ सकता ना, 5/9 ही तो होगा क्योंकि वो 300 भरा हुआ है। 300 अपॉन हमने क्या करा था यहाँ पे 300 अपॉन हमने जो हमने इसका पूरा का पूरा निकालता, तो पूरी कैपेसिटी और 300 करोगे तो यहाँ पे आपका 5/9 आएगा। चलिए 38 देखो, 38 में आपका क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, सिंपल क्वेश्चन है कि आपने 549 में इन ऑर्डर टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 549 में क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे इसके आसपास का स्क्वायर देख लो,
यहाँ पे क्या बोला, सब्ट्रैक्ट करना है अपने, बढ़ाना नहीं है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे इसके कम वाला देखो, देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो 400। 21 का कितना होता है, तो कितना होता है 421। 22 का कितना होता है, 22 का करो 2 टू द 4, 2 टू द 4, 4 ये हो गया आपका 484। ठीक है, तो यहाँ पे 22 का आ गया कितना 484। अब 23 का कर लेते हैं, 23 3 3 9, 3 2 6, 2 3 6, 2 2 4, तो यहाँ पे 9 6 6 12 5 529। तो सिंपली यहाँ पे आ गया आपका 23 का स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं 529। तो 529, ठीक है, तो हमें कितना कितना माइनस करेंगे 39 49, तो 20 हमको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तभी तो 549 में 20 माइनस करेंगे तभी ये किसका स्क्वायर बन पाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे इन्होंने बोला है परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन था, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर आप सिंपली कर लो। ठीक है, ये हो जाएगा a +2, ठीक है, a +4, ये ऐसे भी करोगे ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं दूसरा तरीका बताया था, देखो 26 को 5 नंबर है ना, तो 26 को बीच में रखो, 5 नंबर है 26 को बीच में रखो, इसके ऊपर 2 नंबर, इसके ऊपर 2 नंबर, क्योंकि आपको पता है जो ये एवरेज होता है वो बीच का नंबर होता है। तो क्या आएगा यहाँ पे आपका 24 22 28 और 30, ये आपका बनना है, आप करके भी देख लो, आपका सिंपली ऐसे ही आएगा 22 20 24 26 27 28 29 30। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या पूछा, सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या 22 है। सबसे अगर आपसे वो भी पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी, तो यहाँ पे 30 ही बता दोगे आप सिंपली। अगर आप सॉल्व भी करोगे बड़े लॉन्ग मेथड है तो भी आपका ऐसा ही निकलेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सबसे छोटी पूछी है इसने, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 22 राइट आंसर। अब यहाँ पे बोल रहा है एक जो ड्राइवर है ट्रेवल करता है एक प्लेस से, ठीक है, 150 किलोमीटर ट्रेवल करता है, 150 किलोमीटर। दूसरा है यहाँ पे एवरेज स्पीड थी इसकी 50, एवरेज स्पीड थी इसकी 50 एंड रिटर्न 30 किलोमीटर। आने की इसकी क्या थी, ये जाने की है, अब ये हुई इसकी आने की, ये हुई आपकी 30 किलोमीटर। ये भी आपका डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना, घर से दूर जा रहा है तो ये इसने कर लिया था कितने में, ये इसने कर लिया था 3 घंटे में, और ये इसने करा 5 घंटे में। तो टोटल घंटे कितने हो गए 8 आवर्स हो गए, और डिस्टेंस कितना हो गया 300 150। तो यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, द एवरेज स्पीड, तो 8 आवर में इसकी एवरेज स्पीड, तो 8 कर दो, 8 घंटे में 300 निकाल रहा है भाई, तो 8 घंटे में 300 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 घंटे की निकाल दो एवरेज स्पीड। तो 8 1 जा 8, 8 5 8 24, 8 3 जा 24, बचा यहाँ पे कितना 60। ठीक है, तो यहाँ पे 8 5 8 6 40, 8 7 जा 56, ठीक है, 8 7 जा 56, बचा 40, 8 5 जा 40, 37.5 इसका आपको राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। 37.5 हो गया यहाँ पे हमारा राइट आंसर। ठीक है, बी वाला आप राइट आंसर मान के चलना 37.5। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है प्रेजेंट एज पूछ रहा है, मोहन एंड सोहन आर इन द रेशियो 5 and 4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे आपका मोहन, ये हो गया आपका यहाँ पे सोहन, इनकी कितना है रेशियो 5x और 4x। अब ये पूछ रहा है 3 ईयर हैंस, यानी कि प्लस कर रहा है यहाँ पे 3 ईयर हैंस। ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 11 into 9। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये आपकी बन गई क्या, ये आपकी बन चुकी है यहाँ पे इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे आप सॉल्व करो, मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 जा 45x, 9 3 जा 27, 11 4 जा 44x और 11 3 जा 33। ओके, तो यहाँ पे 45x माइनस 44x, 33 यहीं पर रहेगा, माइनस 27, तो कितना आ गया यहाँ पे x आ गया, एक था, एक को लिखते नहीं है, तो 33 माइनस 27, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, ये हो जाएगी 6। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये कि यहाँ पे मोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी, प्रेजेंट एज कितनी थी उसकी, यहाँ पे प्रेजेंट एज मोहन की कितनी थी 5 थी, तो यहाँ पे 5x इसकी प्रेजेंट एज थी, तो 5 into 6 यानी कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर 30 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे सिंपली पूछ रहा है एक पिता और एक पुत्र की जो आयु है, सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन, ठीक है, कितनी है, ये हो गया आपका 45। 5 ईयर अगो आगे जाने के बाद उनके प्रोडक्ट एज होता है 34। अब ये क्वेश्चन ना करने से आपको बहुत टाइम लग जाएगा, सिंपली ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन के हिसाब से करते हैं। देखो आप देखना इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसे करने से, जिसको मल्टीप्लाई करने से 34 आ रहा है, आप देख लेना आप पहले, लेकिन आपने याद रखना कि 5 घटाना भी है, किस में से, दोनों में से 5 घटाओगे कि आपका आंसर 34 आता है। देखो इसमें से 5 घटाओ तो ये होता है 2, इसमें से 5 घटाओ तो ये होता है यहाँ पे आपका कितना हो रहा है, यहाँ पे आपका 35, तो 2 into 35 करोगे 70, तो यानी कि 70 आपका नहीं आ रहा है। 8 में से 2 घटाओ 6 और 41 में से 2 आपको 46, 2 नहीं, यहाँ पे आपका 5 घटाना है, तो यहाँ पे आपका 2 और 2 into 46 नहीं हो पाएगा। अब इसमें से घटाओ कितना आ रहा है, यहाँ पे आपका 5 घटाओगे तो 1 आएगा,
यहाँ पे से 5 घटाओगे तो यहाँ पे आएगा 34, तो 34 इंटू 1 कितना आ रहा है, 34 आ रहा है। तो ये आपको आंसर यही वाला देखने को मिल जाएगा। चाहे तो आप करके भी देख लीजिए, ठीक है, ये तो आप करके भी देख लीजिए। 39 प्लस 6 करो कितना आ रहा है, 45 ही तो आ रहा है। 39 प्लस 6 करो 45 आ रहा है। और इसको 5 घटा के देखो, 5 इसमें क्या करो, घटा के देखो। ये क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट में एज तो 45 है ना, 45 तो आ रही है। दोनों को आप करोगे, देखो ये भी वैसे भी 45 नहीं हो रहा था, ये भी 45 नहीं हो रहा था, ये भी 45 नहीं हो रहा था। सिंपली अगर आप प्लस करके भी देख लेते तभी भी आपका आंसर निकल जाता। 65 प्रेजेंट ऑफ नंबर, देखिए यहाँ पे परसेंट बोल रहा है, सॉरी, देखिए किसी भी संख्या का 65, यहाँ पे क्या बोल रहा है 65%। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 65% ऑफ अ नंबर इज 21 लेस देन द 4/5। 4/5 क्या होता है हमें याद रखना, 4/5 यहाँ पे कितना होता है, किसी भी परसेंटेज कितना होता है 4/5, ये होता है 80% ऑफ दैट नंबर। यानी कि जो कितना है, ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 21। तो यहाँ पे कितना परसेंट है कि 15%, तो 15% क्या हो गया आपका 21 हो गया। तो परसेंट जब भी होता है तो यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे आपका 15/100 होता है इज इक्वल्स टू 21। तो सिंपली आप करो 21/100 इज इक्वल्स टू 15, ये तो ऊपर जाएगा ना और 15 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे करो इसको 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 और 5 20 जा, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 7 जा 14। तो यहाँ पे कितना निकलता है हमारा आंसर, आपको देखने को मिल जाएगा सी हमारा जो होगा ये हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, इसमें तो आपको ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। ये आ गया आपका 15% ऑफ 600, 15% आप 100 लगाओगे 600 प्लस 45% है तो 100 लगाओगे इंटू 280। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, देखो 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 करो, 15 इंटू 6, 6 5 30, 6 1 6 7 8 9, तो 90 प्लस 45 इंटू 2 करोगे 90। तो यहाँ पे वैसे तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, 15 इंटू 6 करो, यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, 15 इंटू 6 6 5 30, 6 6 7 8 9, ठीक है, ओके। 45 इंटू यहाँ पे कुछ है 15% ऑफ 600, 15% ऑफ 600 प्लस 45% ऑफ 280, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, 280 सॉरी 280 है, ठीक है, तो यहाँ पे 280 है, इसको दोबारा से मिटा देता हूँ मैं। चलो अब 280 है, 15/100 इंटू 600 प्लस 45/100 इंटू 280। हम लोग यही गलती कर रहे थे बार बार, ठीक है। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कट गया, 15 इंटू 6 90 हो गया, प्लस 1 0 से 1 0 कटा, 280 है ना ये, तो दिस इज 280, ओके। तो यहाँ पे काट दो, ये हो गया 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 5 9 जा 45, 14 इंटू 9 करोगे तो 9 4 जा 36, 9 9 10 11 12 126, तो 9 9 10 11 12, तो यहाँ पे 126 प्लस 90 करो तो कितना आ गया 6 9 10 11 2। तो यहाँ पे हमारा कितना हो रहा है हमारा आंसर, हमारा राइट आंसर क्या हो गया 216 हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए, एक सेलर है, उसने परचेज करी एक वॉशिंग मशीन भाई 7,660 रुपए में, ठीक है। वॉशिंग मशीन की कॉस्ट प्राइस कितनी है 7,660 रुपए में, आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क प्राइस। अब वो देखिए सेलर है, दुकानदार है, उसने वॉशिंग मशीन परचेज करी थी 7,660 में, ठीक है, उसने अलाउ करा 12, अब वो बेच रहा है इसी को मार्क प्राइस में, और जब उसने बेची 12% डिस्काउंट के साथ साथ में, तभी भी वो गेन कर रहा है 10%, यानी कि इतना तो वो लेगा ही, इसमें 10% वो और कमा रहा है। तो पहली बात तो ये क्या है आपका, ये हो गया 90% किसी चीज का। तो यहाँ पे आप क्या लगाओ, यहाँ पे आप लगाओ 90, तब जाके आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको पहले तो एक और चीज मिलेगी, ये हो गया आपका यहाँ पे 0 से 0, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 72 73 74 74 76 46, ठीक है। तो यहाँ पे तो पहले तो देखिए गेन, ठीक है, ये आपको यहाँ पे पहली बात तो सिंपली आप क्या करना 77660 में यहाँ पे आप 90 का लगाओ, ठीक है, स्टिल गेन हो रहा है यहाँ पे आपका 10। तो यहाँ पे 12 वाला भी देख लो आप, डिस्काउंट दे रहा है आपको यहाँ पे 12, ठीक है। तो दूसरी चीज यहाँ पे आप सिंपली ध्यान देना कि आपने क्या करना है, तो 7660 है, ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे 10 वाला देखो, तो क्या हो गया 9 8 जा 72 बचा 46, ठीक है। तो 46 अगर आप करोगे तो यहाँ पे देखिए नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे सिंपली आपने यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना है कि आप यहाँ पे क्या गलती कर रहे हो, क्योंकि कई बार गलती क्या होती है, गलती ऐसी भी हो जाती है कि हमको यहाँ पे ध्यान नहीं रहता। देखिए हमको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन इट्स मार्क प्राइस, मार्क प्राइस में इन्होंने 12% डिस्काउंट दिया, तो भी यहाँ पर
ही स्टिल गेन्स 10%। तो आपने यहाँ पे मार्क प्राइस वॉशिंग मशीन की निकालनी है, तो क्या होगी उसकी मार्क प्राइस, ठीक है। तो देखिए 7660 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%। तो यहाँ पे सिंपली ये चीज़ें आ रही हैं। तो वॉशिंग मशीन का आपका यहाँ पे 7660, फिर आपने यहाँ पे इसकी ऐसी मार्क प्राइस करी कि यहाँ पे 12% आपने दिया, तो यहाँ पे उसको गेन हो रहा है 10%, ठीक है। तो 10% यहाँ पे अभी भी इसको गेन हो रहा है। सिंपली आपने क्या करना है, इसका 10% निकालना है। तो ये तो हो गया आपका इसका 10%, सिंपली हो गया 6 से 12, 7 से 14 और ये हो गया 7 8। ये तो हो गया आपका इसका 10%। आपने इसका फिर भी गेन किया है ना इसका, क्योंकि ये तो दुकानदार लेगा ही लेगा। इसका 10% आपने इसमें गेन किया है। तो ये क्या थी, ये थी आपकी वो प्राइस जब आपने 12% डिस्काउंट देने के बाद आपको मिली थी। तो ये क्या हो गया आपका 8426। आपने क्या करा था, यहाँ पे 12% का डिस्काउंट दिया था, ठीक है। तो ये आपने क्या दिया था, यहाँ पे 12% का डिस्काउंट दिया था। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका ये हो गया आपका 88%। 12% का यहाँ पे डिस्काउंट दिया था ना आपने, किसी भी चीज पे 12% डिस्काउंट करने के बाद आपको इतना मिला है, इतना मिला है। तो ये जिनको पता है शॉर्ट फॉर्म, ये वो कर सकते हैं कि मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता रहा हूँ सीपी माइनस एसपी, और यहाँ पे आपको जो कॉस्ट प्राइस है वो आपको बता रहा हूँ। देखिए अब 11 8 जा 88, 11 7 जा 77, 78 79 80, 81 82 83 84। तो यहाँ पे बचा 82 72। तो यहाँ पे आ जाएगा 11 6 जा 66 और 11 6 जा 66। फिर आपका यहाँ पे बचा 8 दोबारा से। तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6, ठीक है। ये कितना बचा यहाँ पे 2 वाला, ओके। अब 383 और यहाँ पे आया 2 4 जा 8। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, सीधा 4 से इसको काट दो, ये आ गया आपका यहाँ पे 25। तो 25 इंटू 383 सिंपली करो, 25 383 अपॉन 25, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40 41, 5 3 जा 15 16 17 18 19, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 3 6 7। तो यहाँ पे 5 7 9 10 15 7 8 9, तो 95 75 है। ये है आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अ मैन परचेज अ आर्टिकल। एक इंसान ने एक आर्टिकल परचेज किया और उसको सोल्ड कर दिया बी को एट द प्रॉफिट ऑफ 25%, ठीक है। तो ये देखिए उसने ए ने बी को बेचा 25% के हिसाब से, एंड बी सोल्ड इट टू सी एट द लॉस ऑफ 10% एंड सी पेड ₹675। सी ने बी को 675 रुपीज दिए थे, जिसमें उसे लॉस हुआ था, ठीक है। ये देखिए क्या करा, बी ने सी को तो बेचा लेकिन वो लॉस में बेचा, तो यानी कि 675 क्या है आपका 10% लॉस के साथ में, ठीक है। तो ये कितना हो गया यहाँ पे आपका 90 इंटू 100। आपको पता है ना 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। तो ये 0 से 0, 9 से काटोगे आप तो कितना हो जाएगा 9 7 जा 63, 9 5 जा 45, यानी कि 750 थी असली कीमत कब तक, बी के पास। अब ये बोल रहा है कि भाई ए ने जब बी को बेचा था तो ये 25% प्रॉफिट में बेचा था, ठीक है। तो 25% प्रॉफिट में बेचा था, तो यहाँ पे ए ने कितने में खरीदा होगा इसको, तो ए ने तो बी को 25% प्रॉफिट में खरीदा है, बेचा है, तो ए के पास कितने में आया होगा, तो ये 25% प्रॉफिट में है, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू टोटल परसेंट इंटू 100, तो ये हो गया आपका यहाँ पे सीपी। अब यहाँ पे आएगा कितना 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 20 जा, ओके 25 3 जा। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, तो ये कितना आ गया यहाँ पे आपका, तो ये हो गया आपका यहाँ पे व्हाट इज द आंसर 20 इंटू 30 कितना हो रहा है यहाँ पे आपका, तो ये हो गया आपका राइट आंसर कितना 600 आपका यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको 600 आपको राइट आंसर मिलेगा। अब देखिए दो ट्रेन चल रही है, टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम अ सर्टेन प्लेस, एक जगह से चल रही है, ये ट्रेन चल रही है, ओके। टू पैरेलल ट्रैक में सेम डायरेक्शन में जब चलती है तो यहाँ पे स्पीड हमेशा आपको पता है माइनस होती है, तो एक की स्पीड है 45, एक की स्पीड है 40, ओके। तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे 45 मिनट। देखिए जब साथ चल रही होती है स्पीड माइनस होती है, जब अपोजिट में आ रही होती है तो स्पीड प्लस होती है, ठीक है। तो ये माइनस करो उसको, 45 माइनस 40, तो कितनी स्पीड होगी उसकी 5 किलोमीटर पर आवर। तो 5 किलोमीटर जब 1 घंटे में चल रहा है, वो 5 किलोमीटर जब वो 1 घंटे में चल रहा है तो 45 मिनट में कितना चलेगा, तो सिंपली क्या करोगे आप, इसको कुछ नहीं करोगे, 5 किलोमीटर का मतलब हो गया 5000 मीटर, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, और हमको कितने का निकालना है 45 का निकालना है। बस क्या कर दो, इसको ऐसे कर दो, बाद में इसको डिवाइड कर देना, या तो मैं आपको सिंपली बोलता हूं 5000 मीटर को 45, देखिए
15 के 4 भाग होते हैं 1 घंटे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ पे आपको 4/3 वो भी काटोगे तो वो भी हो जाएगा आपका। 15 से करो, 15 4 जा, 15 3 जा, वो भी हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे सिंपली काट दो इसको। 4 1 जा 4 बचा 10, 4 2 जा 8, ठीक है, फिर बचा 20, 4 5 जा 20, ये आ गया। 3 से कर दो, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, 3 1 जा 3, तो 3750। तो कहाँ आ रहा, ये आ रहा आपका 3750 इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया दे रखा है, ठीक है, या समबाहु त्रिभुज का आपको एरिया दे रखा है। ये आपका 4√3 दे रखा है, ठीक है। पहली बात तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है √3/4 a का स्क्वायर, ठीक है, √3/4 a का स्क्वायर। a का स्क्वायर क्या होता है, साइड होती है। तो यहाँ पे एरिया कितना है 4√3, और ये हो गया आपका यहाँ पे √3, और ये हो गया आपका यहाँ पे 4 = a²। √3 से √3 काट दो, 4 यहाँ पे चला जाएगा, 4 × 4 और a का स्क्वायर। तो आपको पता है 4 × 4 16 होता है, a का स्क्वायर 16 × a का स्क्वायर। तो यहाँ पे अंडर रूट डाल देना, यहाँ से स्क्वायर हटा देना, तो ये कितना आ गया यहाँ पे आपका, a की वैल्यू आ गई 4। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल एक 4 है तो यहाँ पे क्या बोला है, परिधि, पेरीमीटर, तो ये 4 है, तो ये 4 है, ये 4, तो यहाँ पे कितना हो गया 12। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे 12 इज द राइट आंसर। चलिए, रमन रीड 3/8 ऑफ द बुक। रमन ने 3/8 एक बुक का एक ही दिन में रीड कर लिया और 4/5 ऑफ द रिमाइंडर अनदर डे में, फिर भी उसके 30 बच गए। तो यहाँ पे देखो 4/5 जब उसने रीड कर लिया था तो उसके यहाँ पे बचे थे सिर्फ एक भाग, 1/5। तो यहाँ पे 1/5 कितना था, 30 था ना। 1/5 कितना था यहाँ पे, इसको मिटा दो, 1/5 यहाँ पे क्या था, 1/5 यहाँ पे था 30। तो यहाँ पे ध्यान दो 1/5 यहाँ पे कितना हुआ, 4/5 के बाद 1/5 भी तो बचा, तो वो था हमारा 30। तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया, यानी कि 1 भाग कितना है 5 × 15, यानी कि 150, यानी कि टोटल 4/5 ये कितना हो गया आपका 150 पेज पढ़े इसने। अब 150 पेज जब पढ़े इसने तो ये कितना है, देखिए 3/8 किसी बुक का पढ़ लिया तो कितना बचा यहाँ पे, कितना बचा था यहाँ पे आपका, ये बचा था आपका 5/8, और वो 5/8 बचा था रिमेनिंग हमारे पास, मैंने आपको पूरा निकाल दिया, रिमेनिंग बचा हुआ 150। तो यहाँ पे ध्यान दो कि ये हो गया आपका यहाँ पे 150, ये हो गया आपका यहाँ पे 5/8। तो यहाँ पे आएगा आपका कितना करोगे आप इसको, ये 5/8 है किसी का भी, ओके। तो यहाँ पे 150/5 × 8, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 3 जा, ये हो गया आपका 240। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा 240 इज द राइट आंसर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे। डिजिट नंबर देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। इसको आपने क्या करना है, 754 को 4 से डिवाइड करो पहले, जो घात होती है, जो पावर होती है। 4 1 जा 4 बचा 35, 4 8 जा 32, 33 34 35, यानी कि 3 34, 4 8 जा 32, 2 बचा, ठीक है। तो 7 लास्ट में, 7 × 7 आप करोगे, ठीक है, कितना आ रहा है 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर, ये आपको 9 मिल जाएगा। चलिए अब आई इंग्लिश की बारी, ठीक है। 25 क्वेश्चन इंग्लिश के भी। आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू कोप डैश मैथमेटिक्स एट द एडवांस लेवल। तो यहाँ पे देखिए कोप के बाद हमेशा क्या आएगा, विद, क्योंकि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट कौन सा है आपका, मैथमेटिक्स। तो कोप विद, कोप ऑफ विद भी बोल सकते हैं, कोप विद किसके साथ, ठीक है। तो विद होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ही वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड डैश, देखिए कॉन्ग्रेचुलेटेड हमेशा ऑन पे होता है, कॉन्ग्रेचुलेटेड हमेशा किस पे होता है, ये होता है यहाँ पे हमारा ऑन में, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन रिसीविंग हिज डिग्री, उसकी डिग्री को रिसीव करने के लिए, क्योंकि उसको मिली है डिग्री, तो ऑन आएगा इसमें। सम पीपल क्वारल, क्वारल का मतलब झगड़ा करना, वेरी ट्रिवियल का मतलब छोटे छोटे मैटर्स पे क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो कुछ सम पीपल क्वारल ओवर, यानी कि किसी लड़ाई के ऊपर, किसके ऊपर लड़ाई करते हैं, ओवर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर, दैट इज ओवर। ओवर इज द राइट आंसर, क्योंकि कुछ छुटपुट मुद्दों के ऊपर ये लोग क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, ऊपर, यानी कि ओवर आएगा। विच इज मोस्ट रियरली, मतलब आपने यहाँ पे अब ये जो वर्ड है स्पिरिचुअल, इसका आपने ऑपोजिट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखो, क्रिएटिव का मतलब क्या होता है, जैसे क्रिएटिव का मतलब होता है जो नई नई चीजें सोच लेता है, ठीक है। जिज्ञासुपूर्ण होता है। सुपीरियर का मतलब हो गया सबसे ऊपर, सबसे उच्च। मटेरियल का मतलब क्या होता है, देखिए स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, अध्यात्म, पूजा पाठ करने वाला। मेटेरियल का मतलब होता है जो सामग्री,
जिसे हम बोलते हैं एक तरीके से, आप अगर सही तरीके से बोलोगे ढंग से, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको बहुत चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। मेटेरियल का मतलब सामग्री, वैसे तो सामग्री होता है, ठीक है। भौगोलिक भी बोल सकते हो उसे आप, भौगोलिक, ठीक है, भौगोलिक भी बोल सकते हो, सांसारिक भी बोल सकते हो, सांसारिक, मेटेरियलिस्टिक बोलते हैं ना, सांसारिक, सांसारिक दुख है, सांसारिक सुख है। तो यहाँ पे ये होता है आध्यात्मिक, इसका अगेंस्ट में क्या आएगा, मेटेरियलिस्टिक, ठीक है। ये होता है आपका सांसारिक, ये होता है आध्यात्मिक, ये होता है आपका सांसारिक। विच इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग, सबका ये जो हार्मनी है इसका आपको क्या मिलेगा, अपोजिट मीनिंग, ठीक है। तो आपने हार्मनी, हार्मनी का मतलब क्या होता है, हार्मनी एक अच्छी चीज होती है, ठीक है। हार्मनी का मतलब क्या हो गया, हार्मनी होता है एक अच्छा आदमी, ठीक है। तो हार्मनी से आप लोग क्या समझोगे, तो हार्मनी हमेशा, हार्मनी होता है एक सच्चा आदमी। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता, ठीक है, समझौता, यहां पे लिख देता हूं मैं। और मेलेडी का मतलब तो क्या होता है, मेलेडी का मतलब सुर होता है, ठीक है, ये हो गया आपका सुर। कंफ्यूजन का मतलब होता है एक तरीके से जो व्यक्ति कंफ्यूज है, जो कि व्यक्ति उलझा हुआ है, ठीक है, तो ये हो गया आपका उलझापन, ठीक है। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड, यहाँ पे आपको जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको डिस्कॉर्ड, ठीक है। ये होता है लालची व्यक्ति। हार्मनी का मतलब क्या होगा, एक तरीके से अच्छा व्यक्ति। ये क्या होगा, डिस्कॉर्ड एक तरीके से जो पलट देता है, जो कि असुलझनीय है, मतलब जो व्यक्ति सही नहीं है, तो ये हो गया आपका डिस्कॉर्ड। तो ये हो गया आपका यहाँ पे उल्टा, उल्टा पूछा है ना आपसे। अब यहाँ पे एक और आपसे उल्टा पूछा है, तो कंपेंसेशन, कंपेंसेशन का मतलब क्या होता है, पहली बात तो आप यहाँ से इसे बोलते हैं मुआवजा। कंपेंसेशन का मतलब होता है मुआवजा, ठीक है। तो कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, पहली बात तो। प्रोफिशिएंट का मतलब, प्रोफिशिएंट का मतलब क्या होगा यहाँ पे, ये होगा कुशल, कोई किसी काम पे कितना कुशल है, जैसे मैं पढ़ाने पे कुशल हूँ। फ्रीडम का मतलब होगा स्वतंत्र। डैमेज का मतलब क्या हो गया, डैमेज का मतलब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, क्षति, ठीक है। तो मुआवजा कब मिलता है, जब क्षति होती है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या होगा, कंपनसेशन का उल्टा क्या होगा, डैमेज। कंपनसेशन आपको फायदा देगा, कंपनसेशन आपको फायदा देगा, डैमेज आपको नुकसान देगा। तो यहाँ पे कंपनसेशन का उल्टा क्या हो गया, डैमेज हो गया। चलिए अगला है, विच वन इज द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। ऑनेस्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, तो ऑथेंटिक का मतलब आपको मिलेगा प्रमाणिक, ठीक है, ये होता है प्रमाणिक, प्रमाणिक यानी कि ये चीज प्रमाणित मैं करता हूं। अपराइट, अपराइट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ईमानदार, ईमानदार होता है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब आप देखोगे तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष, ओके। एक्चुअल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो एक्चुअल का मतलब मिलेगा आपको वास्तविक, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हो आप, ऑनेस्ट, बेस्ट। अब यहाँ पे आपसे पूछा है बेस्ट एक्सप्रेस, अब उल्टा नहीं पूछा है, तो ऑनेस्ट का मतलब क्या होगा यहाँ पे, तो ये होगा आपका ईमानदार, यानी कि बी वाला हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए यहाँ पे आपसे दोबारा से सिनोनिम पूछा है, ठीक है, बेस्ट एक्सप्रेस पूछा है। तो वोकेशन, एक होता है वेकेशन, जैसे हम बोलते हैं छुट्टियां, ठीक है, ये आपको मिलेगा छुट्टी, छुट्टी, ओके, ये आपको मिलेगा छुट्टी। एग्जामिनेशन, परीक्षा, ये मिलेगा सेमिनार, सेमिनार को तो हिंदी में भी सेमिनार कहते हैं, लेकिन संगोष्ठी, अगर मैं आपको पूरा हिंदी में समझाऊं तो संगोष्ठी, ठीक है। और ऑक्यूपेशन, ये होता है कामकाज, तो ये होता है आपका वोकेशन, मतलब होता है काम। एक वेकेशन अलग है, वेकेशन मतलब छुट्टियां होता है, ठीक है। विच वन बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, ये हो गया आपका इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये होता है सरल, ये होता है भोला वाला, इसको मतलब क्या बोलते हैं हम, भोला वाला व्यक्ति, सरल, सरल व्यक्ति आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मासूम, ठीक है। ये दोनों का मतलब होता है यहाँ पे आपका चालाक व्यक्ति, पढ़ा है ना, क्लेवर, ठीक है, कनिंग फॉक्स, चालाक हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया आपका, यहाँ पे इनोसेंट का मतलब हो गया मासूम, तो इंजीनियस का मतलब क्या होता है, मासूम होता है, सरल भोला वाला, ठीक है। विच वन बेस्ट एक्सप्रेस, ये दोबारा से आपका सिनोनिम है, तो ये आपका यहाँ पे इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है ढीठ व्यक्ति, जो किसी की बात नहीं सुनता, ठीक है, ढीठ, जो जिद पे आ जाता है, ढीठ व्यक्ति हम इसे बोल सकते हैं। तो डिसरिस्पेक्टफुल, तो डिसरिस्पेक्टफुल मतलब क्या होता है, ये होता है अनुचित, किसी पे आप अनुचित कार्रवाई करते हो, ठीक है। इनसॉल्युबल होता है अघुलनशील, जो किसी पे नहीं घुलता, अघुलनशील, जैसे चौक की नहीं घुलती आपकी किसमें, पानी में। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, ये होती है गिरावट, इसे हम बोलते हैं गिरावट। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंसॉलेंट का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे आप देखोगे इंसॉलेंट का मतलब हो गया डिसरिस्पेक्टफुल, यानी कि अनुचित, आप किसी के सामने जिद करोगे तो ये अनुचित व्यवहार है ना, तो ये हो गया आपका यहाँ पे डिसरिस्पेक्टफुल। अब आया अ पर्सन, ये वन वर्ड आ गया, जैसे हम बोलते हैं OWS, वन वर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। अ पर्सन हु रेडिली बिलीव अदर्स, बहुत जल्दी दूसरों पे विश्वास कर लेता है, तो ये कौन होता है, देखिए। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, ठीक है, विश्वसनीय। मैं पूरा नहीं लिखूंगा यहाँ पे, हर वर्ड को देखना।
क्रेडिलियस। तो क्रेडिलियस का मतलब होता है सभी पे विश्वास करने वाला व्यक्ति। ये तो हो गया आपका आंसर। सेंसिटिव को मैं आपको बताता हूं, जिसे हम बोलते हैं संवेदनशील। संवेदनशील, सेंसिटिव का मतलब होता है सेंसिटिव मुद्दे बोलते हैं ना, तो ये होता है आपका संवेदनशील मुद्दे। सेंसिबल आपका क्या होता है, विवेकपूर्ण, वो व्यक्ति जो कि जिसमें बहुत धीरज होता है, विवेकपूर्ण व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिलस हो गया आपका राइट आंसर, यानी कि जो बहुत जल्दी लोगों पे विश्वास कर लेता है, मतलब जल्दी से आप उनको अपने कब्जे में ले सकते हो, बहुत जल्दी आप उन पे विश्वास दिला सकते हो। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वो पॉलिटिकल लीडर या फिर वो नेता जिसकी जो रेपुटेशन है वो सही नहीं है, जो कि रेपुटेशन क्या है इसकी खराब है, तो इज नोटोरियस, मलिशियस, मैग्नीवियस। और देखिए मैल का मतलब ये हमेशा रखना वो खराब होता है। ठीक है, तो याद रखना डूबियस का मतलब क्या होता है, ये होता है यहाँ पे आपका संदिग्ध, संदिग्ध व्यक्ति। मैग्नमस का मतलब क्या होता है, तो ये होता है आपका उदार, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। मैलिशियस का मतलब क्या होता है, ये होता है दुर्भाग्य। ठीक है, तो ये होगा आपका क्या होगा आपका दुर्भावनापूर्ण। ठीक है, दुर्भावनापूर्ण ये हो गया आपका। और नोटोरियस का मतलब क्या होता है, नोटोरियस का मतलब आपको मिलेगा कुख्यात। कुख्यात का मतलब क्या होता है कि भाई आपको कुख्यात मर्डरर बोलते हैं, कुख्यात चोर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। मैलिशियस का मतलब हो गया दुर्भावनापूर्ण। तो भाई जिसकी जो रेपुटेशन खराब होगी उसके अंदर दुर्भावना भी तो कैसी होगी, जो उसके अंदर फीलिंग्स होगी वो भी तो कैसी होगी, खराब होंगी। तो ये हो गया आपका दुर्भावनापूर्ण। ठीक है, अगला है अ पर्सन हु हेल्प इवन अ स्ट्रेंजर इन डिफिकल्टी। तो वो व्यक्ति जो कि किसी व्यक्ति को किसी डिफिकल्टी में साथ तो देता है लेकिन वो उस व्यक्ति को नहीं जानता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, जैसे रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ तो आप उसे जानते नहीं हो लेकिन आप उसकी हेल्प कर दोगे, तो ये क्या हो गया आपका, आप किसकी हेल्प कर रहे हो, स्ट्रेंजर की भी हेल्प करते हो। तो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाएगा, ऑल्ट्रिस्ट का मतलब क्या होता है, होता है परोपकारी। बेनिफिशियरी क्या होता है, तो बेनिफिशियरी आपको पता होना चाहिए, ये होता है लाभार्थी। ठीक है, जिसने लाभार्थी जिसको लाभ हुआ है। समारिटन, ठीक है, सामारिटन ये हो गया आपका वो व्यक्ति जो कि आपका स्ट्रेंजर में भी क्या करता है, किसी व्यक्ति का साथ देता है भले वो उसे ना जाने। अब आया आपका भाई सिल्क का जो प्रोडक्शन होता है, रॉ सिल्क, उसको हम क्या बोलते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज एपीकल्चर, ये होता है आपका मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। ठीक है, पीसी कल्चर होता है आपका मछली पालन, मछली पालन। ठीक है, बीटी कल्चर होता है आपका अंगूर की खेती। ओके, ये होगा आपका सेरीकल्चर, जैसे हम बोलते हैं रॉ सिल्क, प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क। ओके, मूगा जो आपने सुना भी होगा। ओके, द कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस वंस इन 3 ईयर। कोई भी ऐसी संगोष्ठी, कोई भी ऐसी मीटिंग जो कि 3 साल में एक बार होती है, हम उसे क्या बोलते हैं। तो देखिए बायएनियल, बायएनियल का मतलब होता है जो कि 2 साल में एक बार होती है। ट्राइएनियल जो कि होती है 3 साल में एक बार। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर बी। सेंटिनियल का मतलब क्या हो गया, जो 100 साल में एक बार हो रही है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें से कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। देखिए वेंडिंग, तो वेंडिंग तो नहीं होता ना, क्या होता है, वीई होता है। प्रीसीजन, ठीक है, तो यहाँ पे प्रीसीजन की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है और बाकी की क्यों गलत है। देखो नेगोशिएशन, नेगोशिएशन का क्या होगा, NEGO। ठीक है, नेगोशिएशन अगर आपको यहाँ पे मिलेगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा नेगोशिएशन, तो होता है यहाँ पे आपका TIATION। एक्सप्ले, ये आपका एक्सप्लेनेशन होता है ना, NAEXPLANATION। तो यहाँ पे ये सिर्फ यही है, बाकी तीनों गलत हैं। अब यहाँ पे दोबारा से आ गया एक, देखिए हरेसमेंट, तो हरेसमेंट में क्या है, HAR सिर्फ एक ही आता है, 2 नहीं आते हैं, ये आप यहाँ पे ध्यान देना। COMMI, ठीक है, तो कमिटमेंट बिल्कुल सही है। ग्रेव, GRAVE होता है, ग्रेव यार्ड का था GRAVE। ट्रांसपेरेंट, PARENT होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट PA होता है, E नहीं होता, ये भी होता है, यहाँ पे A होता है, ये होता है आपका एक ही R होता है, 2 नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे B वाला आपका राइट है। अब आया है आपके अरेंज द जंबल वर्ड, जंबल वर्ड आ गया आपका भाई। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ईच ईयर 2 of 5 एडल्ट गेट गोल्ड ऑन एन एवरेज। अब सिंपली आपको पता है कि आप क्या करोगे, देखिए ऑन एन एवरेज बिल्कुल सही लग रहा है, ऑन एन एवरेज। देखिए एस वाले कितने हैं यहाँ पे, SR और Q, तो सबसे पहले Q आ रहा है, 2 of 5 एडल्ट, या फिर गेट गोल्ड, नहीं गेट गोल्ड तो बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आया आपका Q। देखिए S के बाद Q वाला एक ही ऑप्शन है, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो देखिए बन भी रहा था ऑन एवरेज 2 of 5 एडल्ट, ठीक है, गेट गोल्ड ईच ईयर, बिल्कुल सही यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन गया है। चलिए अरेंज द जंबल लेटर
और फ्रेजेस टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो मीनिंगफुल सेंटेंस ये सिंपल पिछले वाला ये कि ये जो जंबल वर्ड दे रखे आपको मिक्स करके दे रखे, इसमें से आपने एक मिलता जुलता वर्ड बनाना है जो कि यहाँ पे सही सा वर्ड होगा। अब क्या हो गया, देखिए अब क्या आ रहा है यहाँ पे आपका, सिंपली आप क्या करोगे देखिए क्या बन रहा है आपका, द इनडिस्क्रिमिनेट विदाउट मेडिकल सुपरविजन एंड क्रिटिकल यूज ऑफ एनी ड्रग कैन बी डेंजरस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, विदाउट द इनडिस्क्रिमिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका पहला वर्ड हो जाएगा, बिल्कुल जो मुझे लग रहा है। ठीक है, क्यों हो गया पहला वर्ड, द इनडिस्क्रिमिनेट एंड क्रिटिकल यूज ऑफ एनी ड्रग, तो यहाँ पे दूसरा आ गया आपका एस। ठीक है, ऑफ एनी ड्रग विदाउट मेडिकल सुपरविजन कैन बी डेंजरस, तो यहाँ पे आपका आर आ गया, फिर आपका आ गया पी, तो क्यू एस आर पी, तो कौन सा है, क्यू एस आर पी इज द राइट आंसर। चलिए 70वां क्वेश्चन है, अरेंज द जंबल लेटर और फ्रेजेस टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आप लोग को पता है, अमेरिकाज फर्स्ट मैन्ड एयरक्राफ्ट, बिल्कुल पी के बाद ऐसा आएगा, ये तो आपको कराना नहीं था, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पी के बाद ऐसा आएगा, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, अमेरिकाज फर्स्ट मैन्ड एयरक्राफ्ट वाज लॉन्च इन 1961, तो ये तो आपको पता है, पी एस फिर आर, तो पी एस आर क्यू। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। अब आपने यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड जो है, यहाँ पे आपने करेक्ट वर्ड बताना है उसके करीब का, तो यहाँ पे देख रहे हो आप, द स्टूडेंट इंटरेस्ट वाज रेज बाय एन आर्टिकल ही हैड रीड, तो यहाँ पे आप बताओगे कि भाई इसमें कोई इंप्रूवमेंट करना है या फिर नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए, द स्टूडेंट इंटरेस्ट वाज रेज्ड होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पे आपको पता है रेज नहीं, रेज मतलब उठना। ठीक है, ये होगा आपका यहाँ पे इंक्रीज्ड। ओके, तो ये डिक्रीज कम तो नहीं होगा, इंक्रीमेंट भी नहीं हो सकता, इंक्रीमेंट अलग चीज होती है, तो इंक्रीज आएगा रेज्ड की जगह। चलिए अब आया आपका यहाँ पे, आई मेट हिम इन द वे, इन नहीं होता, इनका मतलब होता है अंदर, ये होता है यहाँ पे आपका ऑन द वे हमेशा जो होगा वो होगा ऑन द वे, तो ये हो गया आपका ए। चलिए अब आया आपका, द बॉय सेड दैट ही हैज रीड द बुक, सेड दैट, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये है आपकी पास्ट की बात, ही हैज रीड द बुक, तो यहाँ पे आप देखोगे ही हैड रेड। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ही हैड रेड द बुक, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, ये ही हैव तो आएगा ही नहीं, ही हैज फिनिश्ड भी नहीं आ सकता, ही हैव तो भी नहीं आएगा, ऑलरेडी रीड, तो यहाँ पे आ जाएगा ही हैड रीड द बुक। चलिए अगला है, देखिए अगला है, कई चीज तो आपको यहाँ पे फ्लो में भी हो जाएंगी। दिस टेलीफोन नंबर इज नॉट एग्जिस्टिंग, ओके, तो ऐसा नहीं होता। देखिए डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपली आप यहाँ पे दिख रहा है, बोलने में भी सही नहीं लग रहा होगा, देखिए किसी भी वर्ड को आप यहाँ पे लगाना, बोलने पे भी आपको सही नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए अगला है, चूज द करेक्ट, ये आपका इंग्लिश का लास्ट आंसर, मतलब लास्ट क्वेश्चन है। द बिजनेसमैन इज रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड, नहीं, रिस्पेक्टिवली होता है क्रमानुगत। ठीक है, एक तरीके से आप बोल सकते हो क्रम के अनुसार, क्रमानुसार, रिस्पेक्टिवली, ठीक है, क्रमानुसार। रिपोर्टेड कनेक्टेड, नहीं, बिल्कुल ये गलत है भाई, रिपोर्टेड तो नहीं होगा। रिस्पेक्टेबली कनेक्टेड, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होगा, तो ये होगा आपका यहाँ पे ये राइट आंसर, रिस्पेक्टेबली कनेक्टेड, यानी कि वो व्यक्ति बहुत उसकी क्या है यहाँ पे रिस्पेक्ट मानी जाती है। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, ठीक है, बहुत सिंपल है, और ये आपके सीआरपीएफ में पूछे गए थे, इस डायरेक्ट क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि मैं आपको कुछ अलग क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन वो है जो पूछे गए थे। गर्म पानी सेंचुरी कहाँ पे है, गर्म पानी सेंचुरी, ठीक है, तो ये आपको कहाँ पे मिली गर्म पानी सेंचुरी, ये आपको मिलेगी दीफू असम में। ठीक है, गुजरात में आपको गिर मिल जाएगा, मणिपुर में आपको लोकटक, ठीक है, लोकटक मिल जाएगा जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है। गंगटोक तो आपको पता है सिक्किम की राजधानी है ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये आ गया आपका, ये देखो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला क्योंकि ये क्वेश्चन ना करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ताकि मैंने डाला इसलिए ताकि आप लोग यहाँ पे देख पाओ कि भाई करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आते हैं, करंट अफेयर भी पढ़ना है आप लोगों ने। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड 50% रिजर्वेशन, ये उस टाइम का क्वेश्चन 2017 का, 30 जुलाई 2017 में ट्रेडमैन का पेपर हुआ है। ओके, रिसेंटली डिक्लेयर्ड 50% रिजर्वेशन इन द जुडिशियल सर्विसेज। जुडिशियल सर्विसेज क्या होती है, जो उनकी न्यायिक सेवा होती है, उसमें 50% का जो आरक्षण है वो सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी और ईबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट, क्लासेस, कास्ट तो नहीं होगा, क्लासेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा था भाई, तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे कौन सा हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखोगे यहाँ पे बिहार,
ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका बिहार इज द राइट आंसर। ओके, चलो अगला करो। यहाँ पे ये कोराल रीफ भारत में कहाँ पाई जाती है? कोराल रीफ में अगर बताता भारत में अंडमान निकोबार में, ठीक है, लक्षद्वीप में, गल्फ ऑफ मन्नार में, ठीक है, गल्फ ऑफ ट्रॉम्बे में, ये यहाँ पे इस जगह में पाई जाती है। रामेश्वरम में नहीं मिलता, त्रिवेंद्रम में भी नहीं मिलता, ओडिशा के तटों में भी नहीं मिलता, ये सिर्फ आपको मिलेगा लक्षद्वीप में। ठीक है, तो बी हो गया हमारा यहाँ पे राइट आंसर। अब यहाँ पे आपसे पूछा है भाई भारतीय फिल्म और टीवी संस्थान स्थित है कहाँ पर है? तो ये आपको मिलेगा पुणे में, महाराष्ट्र में स्थित मिलेगा। चलिए, श्री गुरु गोविंद सिंह, तो श्री गोविंद सिंह क्या थे भाई? यहाँ पे आपसे पूछा गया सिंपल सा क्वेश्चन। 10वें सिख गुरु थे, बिल्कुल। गुरु नानक पहले सिख गुरु थे, याद रखना आप लोग। 10वें सिख गुरु थे, बिल्कुल। गुरु गोविंद सिंह इसके पहले 10वें सिख गुरु थे। खालसा पंथ की भी स्थापना करी थी, 10वीं ग्रंथ भी इन्होंने लिखी थी। तो यहाँ पे आपका हो गया ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन अवॉर्डेड स्क्रॉल ऑफ द ऑनर? ये भी उस टाइम का करंट अफेयर था, इसलिए बता रहा हूँ। बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि ये जो कैशलेस ट्रांजैक्शन होता है यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, उसका जो यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए ये जो गौरव गोयल हैं, इनको यहाँ पे क्या दिया गया था? एक तरीके से बढ़ावा देने के लिए इनको प्राइज दिया गया था। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? इकोलॉजी से आप क्या समझते हो? क्या इकोलॉजी का मतलब बर्ड होता है? नहीं। सेल फॉर्मेशन होता है, सेल गठन होता है? नहीं। क्या इसमें टिश्यू उत्तक का मतलब होता है? नहीं होता। सेल का जो इकोलॉजी आप देख रहे हो ना, इकोलॉजी का मतलब होता है जो यहाँ पे हमारे आसपास का जो वातावरण है, इसमें जो आप यहाँ पे जीव जंतु देखेंगे उसका हमारी परिस्थिति के साथ क्या मिश्रण होता है, उसे हम बोलते हैं इकोलॉजी। ओजोन लेयर जो कहाँ पे होती है? 50 किलोमीटर, 35 से 50 किलोमीटर के अंदर आपको मिलेगी। भारत नहीं, जो हमारा अर्थ होती है उसके स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर फिर स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल जिसे हम लोग बोलते हैं, तो ये आपको वहां पे मिलेगी। ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को रोकती है, जिससे स्किन कैंसर होने का खतरा होता है। तो ये हो गया हमारा डी, हो गया हमारा राइट आंसर। फिलेरिया, फैलेरिया भी मच्छर के द्वारा होता है, डेंगू भी मच्छर के द्वारा होता है, और क्या बोलते हैं, मलेरिया भी आपका फिलेरिया मच्छर के द्वारा होता है। तो फैलेरिया किसके द्वारा होता है? यहाँ पे आप ध्यान देना, मॉस्किटो के द्वारा होता है। बी हो गया हमारा राइट आंसर। बीएमआई क्या नापता है भाई? तो याद रखना, बीएमआई बहुत से लोग बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। बिल्कुल सही है कि आपकी जितनी हाइट होती है उतना ही आपका वेट भी होना चाहिए। बिल्कुल सही है। मेरी हाइट 6 फुट 1 इंच है, तो मेरा जो वेट है वो 82 के आसपास होना चाहिए, लेकिन मेरा वेट तो यहाँ पे 78 79 है। ठीक है, तो कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ज्यादा हो जाता है तो आपको यहाँ पे दिक्कत होती है, ज्यादा भी कम होने से भी दिक्कत होती है। ठीक है, तो बीएमआई आपका क्या नापता है? याद रखना, हमेशा बॉडी फैट नापता है कि आपके अंदर कितना फैट है, कितना चर्बी है। तो ये आर्मी में भी नापते हैं, सीआरपीएफ में भी, सब जगह ये बीएमआई के साथ आपको चलना पड़ता है। फौज में तो, सिविल की नौकरी में तो कोई बीएमआई नहीं चेक करता, लेकिन फौज की नौकरियां हैं वहां पे तो याद रखो आप लोग की बीएमआई के अंदर रहना, नहीं तो आपको बीपीटी दौड़ाएगा। वो बीपीटी हमेशा आपको दौड़ना पड़ेगा। अगर आपका बीपीटी तो वैसे भी दौड़ना है 5 किलोमीटर, 24 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर आना है फौज में, लेकिन जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो आपको रियायत दी जाएगी कि भाई आप जो 5 किलोमीटर है वो 30 में आना है आपको, 30 मिनट में। साथ में आपके राइफल, साथ में आपको जो बूट है वो भी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, लेके चलना पड़ता है। और 5 से 7 किलो का आपका पिट्ठू भी होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका बॉडी फैट क्या करता है, नापता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है फटीग। फटीग का मतलब होता है थकान। ठीक है, जब भी हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो फटीग, थकान आ जाती है। तो वो किस लिए आती है? क्योंकि जो हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड होता है ना, वो हमारे घुटनों में, वो हमारे क्या जमा हो जाता है। जमा होने के बाद हमारा पैर दर्द करता है, हमारे घुटने दर्द करता है, तो वो ही होता है आपका लैक्टिक एसिड। तो ये अर्थराइटिस, हमने देखो गठियाबाई में भी आपका इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तभी तो जो गठियाबाई वाले होते हैं वो दूध दाद नहीं पीते। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे लैक्टिक एसिड। तो फटीग का मतलब होता है थकान लगने का सबसे बड़ा कारण है, दर्द होना, पैर का दर्द होना, वो होता है आपका लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा है फूड का सर्टिफिकेशन क्या होता है? तो हॉलमार्क, हॉलमार्क किसका होता है? हॉलमार्क होता है आपका यहाँ पे किसका, स्वर्ण का। ठीक है, एग्री मार्क ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा मार्क होता है आपका प्रोडक्ट का। तो याद रखना, एग मार्क जो खाने का रिलेटेड चीज है उसमें होता है एग मार्क, जिसे हम बोलते हैं एग्री मार्केटिंग। तो एग मार्क बहुत जरूरी है फूड आइटम के। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कौन सी कंट्री G20 का यहाँ पे भाग आपका यहाँ पे हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग। तो जो 87 है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये देखिए, जर्मनी और थाईलैंड है ना, जर्मनी और थाईलैंड ये G20 का हिस्सा नहीं है। कौन सा भाग है G20 का? तो ये हो गया आपका फिनलैंड। ठीक है, तो ये भाग है। ए और बी दोनों ही G20 का हिस्सा नहीं है। G20 देखिए 2023 की G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है, इसीलिए G20 से क्वेश्चन दोबारा से आएगा। G20 का कोई मुख्यालय नहीं होता है,
जिस देश में उसकी मीटिंग जो अभी अध्यक्ष होता है तो वहीं पे उसका एक तरीके से हेडक्वार्टर बना देते हैं उस साल के लिए। एक होता है G20 ट्रायो का, यानी कि जो 3 में अभी क्या चल रहे होते हैं, जो पिछला अध्यक्ष था, जो करंट में अध्यक्ष है, जो आने वाला अध्यक्ष है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका थाईलैंड, फिर भारत, फिर आपका अगला किसको आने वाला है, ब्राजील को आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे आपसे पूछा है गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो याद रखना आपको। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ लिखा देता हूँ, वो आप लोग नोट डाउन कर लेना। श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक, सबसे ज्यादा क्या दिए थे, भाषण तो नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे एक तरीके से, इन्होंने सबसे ज्यादा क्या दिया, प्रवचन दिए थे। सारनाथ में बुद्ध का पहला, ये क्या था, पहला प्रवचन था। ठीक है, कपिलावस्तु में इनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था, 563 BC में होता। लुम्बिनी कहां पर है, ये आपका नेपाल में। ओके, तो बोध गया में इनको यहाँ पे क्या हुआ था, बोध गया में क्या हुआ था, गया भी बोलते हैं बहुत से लोग, बोध गया बिहार में, जो इनको क्या मिला था, एनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब यहाँ पे आपसे पूछा है आर्य समाज का संस्थापक, तो मैं आपको आर्य, ठीक है, चाहे वो आपका आर्य हो और या फिर आपको यहाँ पे क्या, ब्रह्म समाज। ठीक है, तो आर्य समाज याद रखना, आर्य समाज की जो स्थापना होती है वो यहाँ पे कब होती है, आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना होती है 1875 में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो आप लोग 1875 में ये होती है इसकी स्थापना। और कौन करते हैं, देखो आर्य समाज की स्थापना करते हैं दयानंद सरस्वती। ठीक है, और ब्रह्म समाज की करते हैं राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, तो ये आपको पता है रामकृष्ण परमहंस किसके, ये आपको इनके गुरु मिलेंगे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का आपका बचपन का नाम पूछ लेगा या फिर आपसे रियल नेम पूछ लेगा, तो नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी सत्यानंद ऐसा कुछ नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना करी थी, यहाँ पे किसकी, आर्य समाज की स्थापना करी थी। ओके, तो ये आपका हो गया राइट आंसर 1875 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग कॉमनली रिगार्डेड एज सिख स्क्रिप्ट, तो सिखों की लिपि हम किसे बोलते हैं, तो ये गुरुमुखी, ये आपको पता है। पाली और प्राकृत तो बहुत पुरानी भाषा है, ऐसा कुछ है नहीं, तो गुरुमुखी हो गया आपका राइट आंसर। अब आपने बताना है भारत के मुख्य लैंड का, आपको सदर्न मोस्ट पार्ट बताना है, बाकी सारे पार्ट भी वो मैं आपको बता देता हूँ। इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। रामेश्वरम जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, भारत का मेनलैंड, जैसे आपको भारत की जो मेनलैंड मिलेगी ना, ये मैं भारत की जो मेनलैंड मिलेगी नीचे वाली, तो यहाँ पे आपको मिलेगा रामेश्वरम। तो अगर मैं ये देखो अंडमान निकोबार वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, इंदिरा पॉइंट, तो ये तो भारत से जुड़ा हुआ नहीं है। तो अगर मैं कभी मेनलैंड का बोलूं तो आपने क्या करना है, रामेश्वरम करना है। लेकिन अगर मैं सिर्फ सिंपल पूछूं भारत का आखिरी पॉइंट, तो आपने इंदिरा पॉइंट बोलना है, क्योंकि 2004 की जो सुनामी आई थी उसके बाद ये डूब गया था। लेकिन आपका आंसर इंदिरा पॉइंट होगा। अगर उच्चतम पॉइंट, अगर आपका उत्तर का, ठीक है, नॉर्दर्न पॉइंट पूछे तो इंदिरा कोल होगा। पाक स्टेट भारत और श्रीलंका को अलग करती है, तो ये होगा हमारा राइट आंसर इंदिरा पॉइंट इस क्वेश्चन का। चलिए अगला है, अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि भाई कौन से राज्य में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या की बात नहीं कर रहा, जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है। अगर सिर्फ जनसंख्या बोला होता तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आता, उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन की बात करता तो सिक्किम सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या। बिहार कभी आपसे पूछ ले तो क्या आ जाएगा, सर्वाधिक हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा यहाँ आपका बिहार में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कभी क्वेश्चन पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, तो इसका आंसर क्या है, बिहार है आंसर। चलिए अगला है कि भाई इंसुलिन से आप क्या ठीक कर सकते हो, इसमें से कौन सी बीमारी इंसुलिन से ठीक हो जाती है। कैंसर नहीं होता, HIV नहीं होता, डायबिटीज, ये हो गया आपका डायबिटीज जो है वो आपका इंसुलिन से ठीक होता है। चलिए बिहू किस राज्य का है, तो आपका पता है बिहू कहाँ पे करते हैं, आसाम में करते हैं। उड़ीसा में क्या करते हैं, ओडिसी। उत्तर प्रदेश में क्या करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपको पता है कथक करते हैं। कथकली कहाँ होता है, केरला में होता है। ये आपका क्वेश्चन भी आता है, सबसे पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपसे पूछा है भाई कौन सा विटामिन होता है, गूसबेरी। गूसबेरी क्या होता है, आंवला होता है। आंवला में क्या होता है, विटामिन सी आपको आंवला में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, मुझे कमेंट में लिख के बताओ। ओके, भारत हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। चलिए ये क्वेश्चन है आपका लिखाने वाला। अब देखो लॉर्ड कैनिंग 1858 में आते हैं
भारत के पहले वॉइसरॉय बन के, भारत के पहले वॉइसरॉय वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, और विलियम बेंटिक। वॉरेन हेस्टिंग 1773 में ये बनते हैं बंगाल के, ब्रिटिश बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। और बात आती है यहाँ पे विलियम बेंटिक की, तो 1833 में ये बनते हैं भारत के पहले गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड माउंटबेटन ये बनते हैं 1947 के आसपास भारत के अंतिम वॉइसरॉय और भारत के आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई किस कंट्री में पेपर का यहाँ पे क्या हुआ था, पेपर का एक तरीके से यहाँ पे क्या होता है, इन्वेंशन हुआ था। तो याद रखना इंडिया, ठीक है, इंडिया में किस किस चीज का हुआ है, इजिप्ट में क्या हुआ, इजिप्ट का आप याद रखना नाइल, ठीक है। चाइना में कागज का, पेपर रोल का, करेंसी का, बुक का, काइट का, सिस्मोग्राफ का, बारूद का, इन सब का हुआ है यहाँ पे। तो कागज का कहाँ पे हुआ है, इन्वेंशन चाइना में हुआ है। सिल्क का भी चाइना में हुआ है भाई, ओके। अब आया है पैलेंथस एम्ब्लिका। देखो अभी आईबी का पेपर हुआ था, आईबी के पेपर में आपसे टमाटो का पूछा गया था साइंटिफिक नेम, तो यहाँ पे साइंटिफिक नेम ये याद करके जाना आप लोग। तो पैलेंथस एम्ब्लिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से फल का है, तो ये किसका है, गूसबेरी यानी कि आंवला का होता है। डी हो गया राइट आंसर। अब गौतम बुद्ध का बचपन का नाम पूछा गया है आपसे, चलो सुधोधन हो गए इनके पिता का नाम, ये हो गया आपका पिता का नाम, इनके पिता का नाम हो गया राहुल, हो गया इनके बेटे का नाम, ठीक है। सिद्धार्थ हो गया इनका नाम, बिल्कुल सिद्धार्थ हो गया राइट आंसर। तो ये हो गया आपका सी राइट आंसर। महावीर ये तो जैन धर्म के संस्थापक हैं, इनका पूरा नाम क्या था, वर्धमान, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब बताइए आप, जो डिफेंस फोर्सेज होती है, चाहे वो हमारी कौन सी डिफेंस फोर्सेज में कौन सी आती है डिफेंस फोर्सेज में, लास्ट चीजें आपको समझाता हूं। एक डिफेंस देखिए, एक होता है होम मिनिस्ट्री, एक होता है यहाँ पे आपका डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। ये जो डिफेंस मिनिस्ट्री होती है इसमें आपके तीनों सेना आती है, जैसे 4-5 है, कौन कौन है बताता हूं आपको, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, और यहाँ पे आकर कोस्ट गार्ड भी आ गया है आजकल, और यहाँ पे आपको ग्रीफ भी देखने को मिलेगा, GREF, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, ये भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आ चुका है। आजकल तो असम राइफल जो होती है ना, सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स, उसका भी जो ऑपरेशन कमांड है वो भी आपको किसको दे दिया है, यहाँ पे आर्मी को दे दिया है। तो यहाँ पे होम मिनिस्ट्री में समझो, इसे हम बोलते हैं सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आता है आपका दिल्ली पुलिस, CRPF जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हो, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, फिर आता है BSF, फिर आता है सशस्त्र सीमा बल, ओके, फिर आता है आपका इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये आपको 6 मिल रहा है। ये आपका NSG भी आता है, ठीक है, RAF भी आता है, वैसे तो बहुत चीजें हैं। तो ये आपके हो गए यहाँ पे रिजर्व फोर्सेस। तो यहाँ पे जो डिफेंस फोर्सेस है ना, इसका जो सुप्रीम कमांडर होता है वो होता है यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन कभी आपसे पूछे उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कमांडर, प्रशासनिक सेनापति कौन होता है, प्रधानमंत्री, प्रशासनिक, लेकिन प्रमुख कमांडर कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। तो ये आंसर आपको मैंने बता दिया है। और भी चीजें हैं इससे रिलेटेड, कौन कौन सी आपको वीडियोस चाहिए आपकी तैयारी के लिए, ठीक है। हमारा कोर्स आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, कि अगर आप MTS का लेते हो, यही कोर्स आपका CRPF के लिए भी काम आता है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। अच्छा कंटेंट है, मेरे द्वारा ही आपको यहाँ पे GK पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो कि आपकी जो तैयारी है वो किस स्तर पर जाएगी। आप देख रहे हो यहाँ पे कि मैंने आपको किस प्रकार से पढ़ाया, ठीक है। ये तो मेरे को जल्दी कराना पड़ा क्योंकि यहाँ पे हमको टाइम से खत्म करना है इसको। ऐसा नहीं कि 4 घंटे में हम लोग ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे 2 घंटे में कैसे सॉल्व होगा। जितना जल्दी मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा उतना ही आपको यहाँ पे एक चीज होगी कि आपने भी उतने टाइम पे सॉल्व करना है। तो अगला वीडियो में किस पे लेके आऊँ, या फिर आपको किस पे पसंद है, कौन सा पेपर बनाऊँ, तो उसकी आप मुझे जरूर आप बताएं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।